वो इन लोगों को नीचे पार्किंग पे छोड़कर वापस कमरे में आया तो एक दफ़ा फिर से ज़ीनत को छत को घूरते हुए देखकर हल्का-सा मुस्कुराया था। वैसे अब मैं हक रखता हूँ तुम्हें ये कहने का कि छत को देखना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे पास देखने लायक एक अदद शौहर है। इसका लहज़ा शौक था। हालाँकि वो गुस्से में था, निकाह से पहले तक गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था और आज अगर ज़ीनत निकाह से इनकार करती तो वो सचमुच में कुछ कर बैठता। इसे यकीन था कि आज वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देगा कि इसकी और ज़ीनत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसे पता था आज या तो इसके हाथों ज़ीनत जान से जाएगी या फिर वो खुद अपने आप को ख़त्म कर देगा। जब से इसकी शादी हुई थी इसके मेंटल टेंशन्स में इज़ाफ़ा हो रहा था। अपनी मोहब्बत की जंग में वो जीत नहीं पा रहा था और मरती हुई दादी ने इसे बहुत सारी कस्मों में बांध दिया था। अपनी यतीम नवासी ने जान से ज़्यादा अजीज़ थी जो बचपन से इसके ख़ौफ सजाए हुए थी। इसे अपने जनाजे का वास्ता देकर इसका ज़बरदस्ती निकाह पढ़ाया गया था और वो अपनी दादी से बेतहाशा मोहब्बत करता था। इसकी दी हुई आखिरी कसम वो तोड़ नहीं पाया था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता एहसास हुआ कि रिदा वैसी नहीं है जैसी दादी समझती है। इसकी दादी बहुत सीधी-सादी औरत थी। वो रिदा की फितरत को समझ नहीं प सकी थी। लेकिन वो समझ गया था और वो रात जिसमें इसने अपनी मोहब्बत से खयानत की थी वो रात एक खेल थी। इसने रिदा से एक डील की थी जिसके बाद रिदा इसकी ज़िंदगी पर हर तरह का इख्तियार खो चुकी थी। लेकिन अब वो सब घर वालों की नज़रों में मज़लूम बनकर इसे ज़ालिम साबित करने पर तुली हुई थी और अब वो इतना कुछ सह चुका था कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब वक्त इसे फ़र्क पड़ रहा था। ज़ीनत की खामोशी से जो इस तरफ देखने के बजाय छत को देखे जा रही थी। इसके बुलाने पर भी वो नहीं बोली थी और ना ही इसने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला था। अफसोस सद अफसोस इस धोखेबाज लड़की से एक मुलाकात तुम पर इतनी असरअंदाज हो गया कि मेरे निकाह में आकर खुशी मनाने के बजाय इसका दुख मना रही हो। तुम्हें पता है तुम मेरी निकाह की खुशी रद्द कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे मेरी खुशी यूं छीनने का। ज़ीनत वारद शाह वो गुस्से से इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुर्राया था। वो इसके निकाह में आने का मातम मना रही थी। इसकी आंखों की सुर्खी से जलाकर राख कर गई थी। आप चाहते हैं मैं इसे ज़बरदस्ती की निकाह की खुशी मनाऊं जो आपने मेरे साथ मेरी मर्जी के बगैर किया है? मुझे किसी पर सौतन बना दिया आपने। आपको अंदाज़ा भी है वो लड़की किस तरह की ज़हनी कैफियत में थी। इसकी आंखों के वो आंसू अब भी मेरे सामने हैं। वो मुझे वास्ते दे रही थी, रो रही थी मेरे आके अपने शौहर के लिए, अपने बच्चे के बाप के लिए। अल्लाह ना करे अगर इसे कुछ हो गया या इसने खुद को कुछ कर लिया तो इसकी ज़िम्मेदार मैं होंगी। आपने मुझे एक औरत की नज़रों में इतना गुनहगार बना दिया कि मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था वारिस शाह। तुम्हें पता है तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत हैं। आज मैंने बहुत गौर से देखा है इन्हें। आज से पहले तुम्हें छूने की, तुम्हें महसूस करने की ख्वाहिश नहीं जागी दिल में, लेकिन आज तुम्हारे लबों को चूमने का दिल कर रहा है। उफ़, ये हक़ वल्कियत बिना अच्छे इंसान को लम्हे में ख्वाहिशों का पुतला बना देता है। तुम्हें पता है तुम्हें देखते ही ख्वाहिशों का समुंदर दिल में जाग रहा है। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे लबों पर अपने लब रखकर इस आवाज़ को बंद कर दूं जो सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए मेरे कानों में बढ़ रही है। ज़बरदस्ती कौन सी ज़बरदस्ती हुई है तुम्हारे साथ? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम दिल से राज़ी थी इस निकाह के लिए। इसके लिए मुझे तुम्हारे लबों के इज़हार की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आंखों का इज़हार काफ़ी है। और वो रिदा कुछ नहीं होगा इसे, बहुत ढीठ हटी है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ढीठ। इसकी फ़िक्र पालना बंद करो। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इससे। सौतन बनकर आई हो तुम इसकी, लेकिन ज़िंदगी के लिए सौतन नहीं रहोगी क्योंकि इसके साथ तुम्हारा ये जो सौतन का तलक बना है ना, मेरी वजह से बना है और मैं ही इसके साथ कोई तलक नहीं रखना चाहता। बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ और इन लब्बों से अच्छी-अच्छी बातें निकालो। अभी इन्हें चूमने की ख्वाहिश को अपने दिल में दबा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक होकर मुझे महसूस करो। तुम्हें लेकर मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और अपनी ख्वाहिशों पर मैं तुम्हारे ठीक होने तक बांध रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाता बोल रहा था। इसके अंदाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश है, जबकि ज़ीनत खुश नहीं हो पा रही थी। इसे एक लम्हे के लिए सुकून नहीं था। परिविश को घबराहट हो रही थी। शायद इतने दिनों के बाद इतने लोगों के बीच जा रही थी, इसलिए शायद वो अपनी औकात भुला चुकी थी। इसलिए वो खुद को रकासा समझना छोड़ चुकी थी। वो खुद को किसी की बीवी, किसी की इज्जत समझ बैठी थी। नादान थी, पीतल को सोना समझती थी, लेकिन अब आंखों के सामने से धुंध हट चुकी थी। सब कुछ साफ-साफ नजर आने लगा था। इस वक्त वो तकलीफ में थी, अभी नॉर्मल हालत में नहीं आई थी। इसे पेट में शदीद दर्द उठता महसूस हुआ था। इस वक्त वो मुजरा करने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन रेशम भाई इसकी कंडीशन को समझने की कोशिश हरगिज ना करती क्योंकि अब वो रेशम भाई के लिए इतनी ज़रूरी नहीं थी। वो भी एक आम सी लड़की बन चुकी थी जो किसी की साजिश का शिकार होकर अपना सब कुछ लुटा आई थी। अब रेशम भाई ने इसके कोई नखरे नहीं उठाने थे। इसको भी आम लड़कियों की तरह ट्रीट करना था। वो धड़कते दिल के साथ आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती कमरे से बाहर निकल रही थी और जैसे-जैसे वो बाहर आ रही थी, बाहर मौजूद मर्दों के दिल धड़क-धड़क कर सीने से बाहर आने को बेताब हो गए थे। इज़्ज़त की ज़िंदगी खत्म हुई। अब इसने यही ज़िंदगी जीनी थी। अब यही ज़िंदगी इसकी हकीकत थी। वो एक तवाइफ से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी और तवाइफों का काम है अपने ग्राहकों का दिल खुश करना होता है, इनका घर बसाना नहीं। इसने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। इसका भारी लहंगा ज़रूरत से ज़्यादा भारी था। इसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। अपने चेहरे पर हमेशा की तरह निकाब लिपटे वो बाहर मजमे की तरफ आई थी, जबकि रेशम भाई अपनी जगह बैठी पान चबाते हुए मुस्कुरा रही थी। आज इसकी जेब ही नहीं बल्कि दो चोरी भी भरने वाली थी। परिविश ने सर नहीं उठाया था, बल्कि माहौल से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि यहाँ मर्दों की तादाद अनगिनत है। हर तरफ से मर्दों की आवाज़ आ रही थी, नकाब हटाओ, हम तुम्हारा दीदार करने आए हैं। नकाब हटा, तुम्हारे नकाब की कीमत अदा की है हमने। हर तरफ से शोर उठने लगा। परिविश के लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुहाल हो गया था। नकाब हटाओ, इतने पैसे दिए हैं, आज तुम परिविश का दीदार करेंगे। मर्द ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, जबकि वहाँ खड़ी परिविश को अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल लगा था। ये सब कुछ क्या है? वह बिना नकाब के मुजरा कैसे करती? इसने एक नज़र रेशम भाई की तरफ देखा जो वहाँ मौजूद लोगों की तरफदारी कर रही थी। इसे यकीन आया कि रेशम भाई इस बात पर इसके नकाब खोलने का इशारा कर रही हैं कि सब लोग इसे देखने के तमन्नाई हैं। अरे रेशम भाई, सारा मजाक इकरा कर रही हो। बताओ ना परिविश को कि आज के मुजरे की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? अरे 20,000 रुपये देकर आए हैं सिर्फ दीदार करने के लिए। अपना वादा निभाओ रेशम भाई, निकाब उतरवाओ। आज तो मुंह दिखाई है इस परी की चेहरा की। यूं ना तरपाओ जाने मन, आज तो अपना दीदार करवा ही दो। 2 सालों से तरप रहे हैं हम आशिक, अब तो रहम खाओ हम पर। एक आदमी इंतहाई लोफराना अंदाज में अपने सीने पर हाथ
हाथ रखता इसे देखते हुए बोला था, जबकि परिवेश की घबराहट में इजाफा होने लगा था। ये सब कुछ क्या था? क्या आज के मुर्जे की कीमत इतनी ज़्यादा इसीलिए थी कि रेशम भाई ने इन लोगों से इसके निकाह तुड़वाने का वादा करके रखा था। वो एक नज़र इन्हें देखती कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी थी कि अचानक ही रेशम भाई ने अपनी जगह छोड़कर इसके करीब आते इसका बाजू पकड़ कर इसे रोक लिया था। ग्राहकों की ख्वाहिश पूरी की जाती है, परिवेश यूं भागा नहीं जाता। लगता है इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई हो। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारा निकाब हटा देती हूँ। वो चेहरे पर शतराना मुस्कुराहट से जाए, एक झटके में इसका निकाब खोलते हुए इसका बारी दुपट्टा इसके साथ से खींचकर उतार चुकी थी, जब अचानक ही फिजा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। परिवेश के लिए सब कुछ बिल्कुल गैर इरादी था, जबकि खुद पर पड़ने वाली स्याह चादर इसके लिए किसी मौजे से कम न थी। कोई इसकी बेहद करीब खड़ा इसे खींचकर अपने सीने में छुपा गया था। परिवेश कांपते हुए किसी के सीने से लगी हुई थी, जबकि इसके एक और थप्पड़ की आवाज़ के साथ आपके रेशम भाई की चीख भी सुनाई दी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपने होशो-हवास पर काबू नहीं रख पाई थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो अपने चकराते सर को थाम नहीं पाई थी। इसका सर बुरी तरह से घूमा था। अपनी आंखें बंद करते हुए वह शख्स के सीने से लगी पूरी तरह से इसके बाजू में झूल गई थी। अचानक से पड़ने वाले थप्पड़ ने रेशम भाई के सर को घुमा कर रख दिया था। इससे पहले कि वह संभल पाती, अरताश ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, और शायद वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन परी से अपनी बाहों से फिसलती हुई महसूस हुई थी। वो समझ गया था कि वो होशो-हवास से बेगाना हो चुकी है। अचानक से इसका जिस्म सर पर रहा था और फिर वो अपने पैर पर खड़ी नहीं रह पाई थी। वो समझ चुका था कि इस वक्त अगर वो यहाँ ना आता तो ज़रूर आज इसके साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत हो जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेशम भाई, मुझसे 20 करोड़ की रकम वसूल करके मुझे इस लड़की को भेजकर फिर से इसका कारोबार चला रही हो? तुमने हिम्मत कैसे की इसका मुजरा रखवाने की? क्या तुमने मुझसे इजाज़त मांगी थी इसके लिए? तुम इस लड़की की ना सिर्फ कीमत ले चुकी हो, बल्कि तुम पूरी तरह से इसे मेरे हवाले कर चुकी हो। तुमने मेरे साथ बेईमानी की है और ये बेईमानी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या-क्या करता हूँ। वो गुस्से से दहा रहा था, जबकि रेशम भाई को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। वहाँ मौजूद तमन्नाशाई ये तमाशा काफ़ी हैरानगी से देख रहे थे। सब लोग तो यहाँ परिवेश का दीदार करने आए थे, जिसकी उन्होंने कीमत भी अदा की थी। फिर ये मालिक बनकर कौन आ गया था परिवेश का? और अगर रेशम भाई परिवेश को किसी और के हवाले कर ही चुकी थी, किसी और के आगे बेच ही चुकी थी, तो फिर वो इसका मुजरा रखवाकर इसकी कीमत क्यों हासिल कर रही थी? अरे ये क्या बात हुई? हमने परिवेश के दीदार की कीमत अदा की है, हमें तो दीदार करना है। बड़े मजमे से एक आदमी उठकर सामने आया था। अरताशा की मलकियत का दीदार तो अरताशा मरकर भी किसी को नहीं करने देगा। अरताश गुर्राया था। रेशम भाई ये बेईमानी है, तुम हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकती, तुमने हमसे पैसे लिए हैं, अब अपना वादा पूरा करो। बड़े मजमे से एक और आदमी उठकर आया था। तुम जानो ये औरत जाने तुम लोगों से रकम इसने ली है, तुम लोगों की रकम किस तरह से अदा करेगी ये तुम्हारा और इसका मामला है, लेकिन ये लड़की मेरी मलकियत में है, जिसे मैं किसी के सामने पेश नहीं होने दूंगा। वो इसे कहते हुए अपनी चादर ठीक से परिवेश पर फैलाता इसे अपनी बाहों में उठाए वहां से निकलता चला गया था, जबकि पीछे से रेशम भाई की शामत आती हुई महसूस हो गई थी। वहां से निकलते हुए इसने दरवाजे के करीब खड़ी रूबी को देखा था। तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, मैं जिंदगी रही तो तुम्हारा ये एहसान उतारने की भी कोशिश करूंगा। तुमने आज सिर्फ मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ क्या होने वाला है, बल्कि वक्त रहते मुझे मेरी इज्जत को बचाने का मौका दिया है। अगर जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। ये ताशा का वादा है कि तुमसे तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। वो एक लम्हे के लिए रूबी के पास रुका था, जो अंदर सब लोगों से छुपकर बाहर रुकी से जल्दी वहां से निकलने का इशारा कर रही थी। वो सचमुच में इस लड़की का एहसानमंद था, जिसे इसने फोन पर बताया था कि आखिर आज यहाँ होने क्या वाला है। इसने रेशम भाई के साथ गद्दारी की थी, और रेशम भाई के साथ हुई गद्दारी पर वो जीनत का अंजाम देख चुकी थी। वो अपना वैसा अंजाम हरगिज नहीं चाहती थी, लेकिन वो परिवेश के साथ इतना बुरा होते हुए भी नहीं देख सकती थी। अंदर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। न जाने आज की रात रेशम भाई के साथ क्या होने वाला था। बरसम अका मुझे स्कूल छोड़ के आए। वो तेज सीढ़ियों से उतरती व्हाइट कलर की खूबसूरत सी फ्राक में सीधी इसके सर पर सवार हुई थी। मार्क्स से सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, जो बड़ी बड़ी गहरी नीली रंग की थी। बरसम ने मुस्कुराकर इसकी डिंपल देखना चाहे, लेकिन इसे पूरी तरह से चादर से खुद को कवर किए हुए था। चेहरे को ज़काफ और मार्क्स की मदद से छुपाकर एकदम तैयार देकर दोबारा सर झुकाता अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। अक्का मैं जरूरी काम पर जा रहा हूँ, अभी तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। काका मैं ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ, अभी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं चल सकता। ऐसा करो तुम जाकर मुजावर से कहो, मेरा बताना वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो प्यार से इसे देखते हुए मोबाइल पर मैसेज टाइप करने लगा था। नहीं आप चलो, मुजावर का गुस्सा करते हैं, फिर मुझे डर लगता है इनका नाम मुजावर नहीं हवलदार होना चाहिए। आप चलो मुझे छोड़ने के लिए, वरना मैं बोलूँगी नहीं आपसे। वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से इसे डराते हुए धमका रही थी। काका मैं मसरूफ हूँ, इसने प्यार से समझाया था। नहीं है मुझे पता है। वो आवाज़ में मासूमियत लिए बोली तो वो मुस्कुराया था। समझा करो काका, मुझे अभी डेरे पर जाना है। प्यार से उठकर से अपने साथ लगाते हुए बोला था। बस फैसला हो गया, मैं बोलूँगी नहीं आपसे। पूरे गाँव का एहसास है, अगर किसी का एहसास नहीं है तो सिर्फ अपनी बहन का। वो नाराज़गी से बोली थी। अरे मेरा काका नाराज़ हो गया मुझसे, मेरा मतलब है वो जो मैं पेस्ट्रीज लेकर आया हूँ वो तुम नहीं खाओगी। भाई नाराज़गी करो तो पूरी करो, मैं आधे घंटे के लिए राज़ी हूँ। पेस्ट्री खाकर फिर नाराज़गी शुरू करूँगी मेरी, फिर नाराज़गी शुरू होगी मेरी। वो पैर पटक कर अंदर चली गई थी। राधा आप किसी और को कहने का था। रीदा आप ही मेरे अक्का को बोलो कि मुझे छोड़कर आए। बरसम अक्का झूठ मूड के बिजी हैं। वो सीधी रिदा के कमरे में आई थी। खुशी का अक्का तुम्हारे अक्का तो 3 दिन से घर ही वापस नहीं आए। अगर इनकी कोई खबर मिले तो मुझे बता देना। रिदा मसरूफ से अंदाज में बोली तो वो बिना भी कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आई थी। अब इसका इरादा सीधा ऊपर मुजावशा के कमरे में जाने का था, लेकिन जैसे ही वो मुजावशा के कमरे के बाहर पहुंची, से अंदर से इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो मुलाजमा पर चीख रहा था, क्योंकि इसने इसका जरूरी सामान इधर से उधर कर दिया था। वो छोटी से छोटी बात पर जरूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, इसीलिए तो कोई भी इससे कोई काम कहने से पहले 1000 दफ़ा सोचता था। बरज़म शाह ही था जिसकी वो सुन लेता था। क्या हुआ काका, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? वहाँ से भागने का इरादा रखती थी कि अचानक
अचानक इसके पुकारने पर रुक गई। कुछ नहीं, मोमरेश आका के पास जा रही थी। आपकी आवाज़ सुनकर इधर आ गई। सब कुछ ठीक है ना? वो आंखें झपकाते हुए इसे पूछने लगी थी। क्या ठीक है? इसने सफाई के चक्कर में मेरी फाइल इधर से उधर कर दी है। अब जब तक बर्जमा का दोपहर में मुझे फाइल बुलाकर फाइल्स का पूछेंगे तो इन्हें क्या दूंगा? कितनी दफ़ा मैंने इनसे कहा है कि मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मत छेड़ा करें, लेकिन मेरा इस घर में कौन सुनता है? वो गुस्से से बोला था, जबकि इसे इस तरह से गुस्से में बोलते देखकर वो फौरन कमरे से भाग निकली थी। अब बस मोमरेश ही था जिस पर वो थोड़ा रोब झाड़ कर जस रही थी, वरना वरना इसका मान तो यहाँ पर था ही नहीं। मान के होते वैसे ज़रूरत क्या थी किसी की मिन्नतें करने की? लेकिन बस बरज़म अक्का ने मान अक्का को कहीं भेजकर इससे दुश्मनी मोल ली थी। अब तो नाराज़गी पक्की थी। वो मुंह बनाते हुए मोमरेश के कमरे तक आई थी, जहाँ वो उल्टा पड़ा मज़े से सो रहा था। उठो उठो उठो, नीचे तूफान आ गया है। बरज़म अक्का ने आपके बारे में कुछ जान लिया है। आज आपकी खैर नहीं। या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। उठो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। आज तो बरज़म अक्का तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कमरे के अंदर दाखिल होती अचानक शोर मचा चुकी थी, जबकि वो जो नींद में डूबा हुआ था, इसके इस तरह से चीखने चिल्लाने पर हैरत से उठकर इसे देखने लगा था। इसका कौन सा राज पकड़ा गया था? कहीं बरसम काका को पता तो नहीं चल गया कि वो हॉस्टल के बहाने शुमारी इलाके घूमने गया था? क्या हुआ है काका? क्या पता चल गया है बरसम काका को? वो जल्दी से उठकर सीधा होता इससे पूछने लगा था। वो तो कुछ भी नहीं जान पता तो कुछ भी नहीं चला। मैं तो बस एवं ही आपको वापस दुनिया में लाने के लिए ड्रामा कर रही थी। वैसे काका क्या करके आए थे? वो तफ्शीशी अंदाज में आई। ब्रो उसका आकर सवाल करने लगी थी। काका पटाखा कहीं की डरा कर रख दिया था मुझे, सारी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो शक्ल गुम करो अपनी, सोने दो मुझे। वो वापस बिस्तर पर गिरते हुए बोला था। ओ हेलो, आप सो नहीं सकते, उठकर चले, मुझे स्कूल छोड़े। वो इसे खींचकर वापस बिस्तर से नीचे उतारते हुए बोली थी, लेकिन वो बॉडी बिल्डर आदमी से हिला तक ना था। है स्कूल? ओए काके, ये तो क्या करता रहा है यार? इतनी मुश्किल से तुझे स्कूल से कॉलेज भेजा है, अब तुझे यूनिवर्सिटी जाना था, तू वापस स्कूल जा रहा है। वेरी बैड। लोग आगे बढ़ते हैं, तू पीछे आ रहा है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता इसे सवाल जवाब कर रहा था। ओफो अक्का, मुझे स्कूल इसलिए जाना है क्योंकि मेरे स्कूल की फेवरेट टीचर की सालगिरह है और मैंने इन्हें गिफ्ट देना है। फिक्र ना करें, नहीं जा रही मैं आगे पीछे, नहीं जा रही मैं पीछे, आगे ही जाऊंगी, लेकिन अभी उठे और मुझे छोड़कर आए। वो इसे समझाते हुए बोलते इसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। आज टीचर रहीला की सालगिरह है ना, वही जो मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर देती थी। मैं नहीं ले जा रहा। वो मेरी फेवरेट, वो तुम्हारी फेवरेट तभी हुई थी ना जब तुम्हें ये पता चला था कि वो मुझे अपनी क्लास से बाहर निकाल कर पनिश करती हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस टीचर की सालगिरह मनाने जाऊंगा, जो टीचर तुम्हारी फेवरेट ही इसलिए रही है क्योंकि वो तुम्हारे भाई को सजा देती थी? नहीं अक्का, वो मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि वो बेस्ट थी, और आपका मेरे फेवरेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपको जो सज़ा मिलती थी वो आपके कारनामों की वजह से मिलती थी, इसने जताना ज़रूरी समझा था। वही मेरे वही कारनामे मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं तुम्हें इनके पास लेकर जाऊँ। गुड नाइट, मुझे तंग मत करो। मेरा हरगिज़ कोई मूड नहीं है ये गर्म बिस्तर छोड़कर तो वही टीचर की ठंडी ठंडी नज़रों से खुद को नजर लगवाने का। वो आपकी भी टीचर रह चुकी हैं, इसने जताया था। वो टीचर से ज़्यादा जल्लाद थी, मुर्गा बनाकर मारती थी। आज भी याद आती है तो दर्द होने लगता है। चलो आप यहाँ निकलो यहाँ से, बड़ी आई फेवरेट टीचर की चमची। मैं नहीं लेकर जा रहा। आपकी दफ़ा वो बिस्तर में घुसते हुए कमरे की लाइट भी ऑफ कर चुका था, मतलब इसे इशारा था कमरे से जाने का। पहले वो कमरे का दरवाजा बंद करके जाए। बस किस्मत ही खराब है मेरी, अल्लाह पाक ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 भाई दे रखे हैं, लेकिन मजाल है जो कोई भी मेरी बात सुनता हो। पता नहीं मुझ गरीब के नसीब में ऐसे भाई क्यों लिखे हैं। लोगों के इतने अच्छे अच्छे भाई होते हैं, इनके सारे काम करते हैं। एक मेरे भाई है, अल्लाह अल्लाह 5 के बजाय एक ही अच्छा सा दे देते, जो कम से कम मेरे किसी काम तो आता, बल्कि सिर्फ मान नका ही दे देते। कम से कम वो मेरी बात तो मानते हैं। वो बेड के किनारे पर बैठी इमोशनल अंदाज में बोलते, वो सर से कमल हटाते हुए इसकी छुंता साथ को घूरने लगा था। अब पता नहीं वो अपने भाइयों को कितना कोसने वाली थी। इसकी बातें सुनने से बेहतर था कि वो थोड़ी सी हिम्मत मारकर उठ जाता और उसे छोड़ ही आता इसकी टीचर की सालगिरह पर। हाँ, इसकी बातें सुनने से तो यही बेहतर था। इसे सोचते हुए एक दफा फिर से फोकस इसकी बातों पर किया था और उठकर बैठ गया। बाकी 4 भाई तो फिर भी ठीक है, ये वाला भाई पता नहीं किस पर गया है। खुद को कहीं का से ज्यादा शहजादा समझते हैं ये। बस एक दफा मेरी दवाई कबूल हो जाए और रुख चेंजिंग हो जाए मेरी और बरज़म अक्का की। ऐसे ऐसे इंतकाम लूंगी ना इनसे। अल्लाह जी, आपने ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं रखा कि एक दिन के लिए हम अपनी मर्जी के किसी भी इंसान के अंदर घुस जाए। मैं तो पहले बरज़म अक्का और फिर बड़े अब्बा की रूह से अपनी रूह तब्दील करवा लेती और फिर ऐसे इंतकाम लेती मैं मोमरेश अक्का से कि आने वाली 7 नस्लें याद करती इनकी। वह इसके बिल्कुल साथ बेड के किनारे पर बैठी ऊंची आवाज में अपने नेक ख्यालात का इजहार कर रही थी, जबकि वो भी बैठ कर से टेक लगाए इसकी बातें सुनते हुए अब इसे कभी भी अपने साथ ना लेकर जाने का पक्का इरादा कर चुका था। जब किसी एहसास के तहत इसने पलट कर देखा था, बड़े अब्बा के साथ अपनी रूह बदल कर तुम्हें मुझसे इंतकाम लेने हैं, अंदाज सवाल किया था। जबकि सामने बैठी मासूम सी नीली आंखों वाली वो लड़की ने बड़े प्यार से आंखें चिपकाते नफी में सर हिलाया था। चेहरे पर मासूमी ही मासूमियत थी और इसके डिम्पल्स में तो पूरे खानदान की जान बसती थी। मैं मजाक कर रही थी, अल्लाह ने तो ऐसा सिस्टम रखा ही नहीं है। मेरे प्यारे आका, अब उठ जाए, जल्दी से चलते हैं। वह फौरन ही मिनटों पर उतर आई थी, लेकिन अब वो मोहम्मद शाही क्या जो उसकी बात मान ले।
बेटा आप तो दिन रात अल्लाह से दुआएं करो कि ये रूह एक्सचेंज करने वाला सिस्टम ही करवा लो, क्योंकि इस ज़िंदगी में तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। बड़े भाई की कोई इज़्ज़त ही नहीं है इस घर में। वो इसे घूरते हुए एक दफ़ा पीछे बिस्तर में घुस गया था, जबकि वो जो पहले सारी उम्मीदें छोड़कर इसे देख रही थी, आपकी दफ़ा उठकर कमरे से निकल गई थी। अगर मेरे माँ नका यहाँ पर होते ना, तो मुझे किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह कमरे से निकलती हुई जता गई थी, जबकि दूसरी तरफ अब भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था। अरे अरमान, तुम हवेली में हो? मुझे लगा तुम हवेली वापस नहीं आए कल रात, इसीलिए मैंने काका को बोल दिया था कि वो मुजावर के साथ अपनी स्कूल टीचर की सालगिरह पर चली जाए। बसम आकर अपनी गाड़ी में बैठा तो इसके साथ ही अरमान भी गाड़ी में आकर सवार हुआ था। मैं तो रात को ही आ गया था। आपने कहा था कि सुबह जरके में हाजिरी देनी है, वैसे देखते हुए बोला था। तो मैं ऐसा करना, जरके में थोड़ी देर से आ जाना है। ऐसा करो, काका को स्कूल छोड़कर आ जाओ। बाही झूलने पर बड़े अब्बा के पास हम सबका शिकायतनामा खोले बैठी है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो अरमान फौरन ही हाँ में सर हिलाता गाड़ी से निकल आया था और फिर तेजी से बाहर की तरफ लगे झूले के पास आया था, जहां बड़े अब्बा कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे और वो मुंह लटकाए पता नहीं बड़े अब्बा से कौन सी शिकायतें कर रही थी, लेकिन इसे देखते ही चैक उठी थी। मेरे माँ ने कहा आ गए। देखा, दिल को दिल से राह होती है। मैं कितनी ज्यादा याद कर रही थी। आपको पता है ये मेरी दुआएं रंग लाई है जो आप आए हैं। सब लोग बेवफा हैं, आपके अलावा तो मुझे शक पड़ता है बाकी सब पर कि वो मेरे भाई भी हैं या नहीं। वो फौरन इसके पास आती एक ही सांस में बोले जा रही थी, जबकि अरमान इसकी बात पर मुस्कुराता बड़े अब्बा को सलाम करने लगा था। वालेकुम अस्सलाम। पहले इस पटाखा को छोड़कर आओ, इसकी टीचर की सालगिरह है। इसने पका पका कर हमारे सर के सारे बाल सफेद कर दिए हैं। इतना तो तुम्हारी दादी मुझे नहीं तंग करती थी जितना तुम्हारी दादी की इस पोती ने दिमाग खराब करके रखा है। ले जाओ इस चड़ेल को इधर से। इस लड़की के साथ सिर्फ तुम ही गुजारा कर सकते हो, हमसे नहीं होता। बड़े अब्बा काफी देर से तपे हुए थे। इसके आते ही बोले तो मान कहका लगाकर हंसा था। उफ अल्लाह, कितने ड्रामेबाज हैं हमारे दादा भी। तौबा तौबा, जा रही हूँ मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। मेरे माँ नका आ गए हैं, अब मुझे किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं। आप सुला कर रखें अपने इस लाडले पोते को। वो मुंह बनाकर बोली थी। हवाइश, बड़े अब्बा को खुद हाफिज तो बोलो। ये अरमान ने इसे टोका था। पूरे खानदान में बस वही एक इंसान था जो इसके नाम से बुलाता था, वरना बाकी सब लोग तो इसका नाम ही डाल दिया था काका। वो जब से पैदा हुई थी तब से इसे काका ही बुलाया जाता था। यहाँ तक कि खानदान की मुलाजमा तक इसे काका कहती थी और इस बात पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसे शुरू से ही ये नाम सुनने की आदत थी। लेकिन मान के मुंह से वो हमेशा से अपना पूरा नाम सुनती थी और ये अलग बात है कि इसे सिर्फ मान के मुंह से ही अपना नाम अच्छा लगता था। तो सुनने में आया था कि यह नाम भी इसे मान ही ने दिया है और हवाइश ने भी तो इसे नाम दिया था मान, वरना बाकी सब इसे अरमान कहते थे। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? इसे कब तक होश आएगा? कि इतने घंटे हो चुके हैं, इसे होश क्यों नहीं आ रहा अब तक? डॉक्टर ने तीसरी दफा आकर इसे चेक किया था जब बर्ताश ने सवाल किया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनका खून बहुत ज्यादा ज़ाया हो गया, जिसकी वजह से इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। इन्हें खून की ड्रिप चलाई गई है। बाकी मैंने मेडिसिन दी है, आहिस्ता आहिस्ता असर करेंगी तो इन्हें होश आ जाएगा। आप लोगों को भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए थी। अगर अबॉर्शन करवाना ही इतना जरूरी था तो कम से कम किसी काबल और वेरीफाइड डॉक्टर से करवाते। क्या हालत करवा दी है आपने इनकी। वो मेंटली तौर पर अबॉर्शन के लिए राजी ही नहीं थी। आपको अंदाजा भी है कि अगर ये लड़की कह दे कि ये अबॉर्शन इसके कंसर्न के खिलाफ हुआ है तो आप पर कितना बड़ा केस हो सकता है। अदालत पर ये नहीं देखेगी कि आप इस लड़की के हस्बैंड हैं, बल्कि इस पर बात पर फोकस किया जाएगा कि अबॉर्शन में इस लड़की की जान जा सकती थी, बल्कि जान अब भी जा सकती है अगर आप इन्हें वक्त पर यहाँ अस्पताल ना लाते। तो इसके अबॉर्शन को अभी तक एक हफ्ता नहीं हुआ और आप इन्हें मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। ऊपर से अबॉर्शन के बाद इसका ख्याल भी नहीं रखा गया। खून की बूंद तक नहीं है इनकी जिसमें मुसलसल खून ज़ाया हो रहा है और आप, मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप जैसे मर्दों को औलाद चाहिए नहीं होती तो औरत को इस हालत में लेकर ही क्यों आते हैं। शट अप यू मिस। डॉक्टर का आपको कुछ ना पता नहीं है तो कम से कम मुझे मत बोले। इसने खुद अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवाया। अगर इसकी कंडीशन इतनी खराब थी तो इसे मुझे बताना चाहिए था। मुझे इस अबॉर्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो जानता तक नहीं इसने ऐसा कुछ करवाया है। वो गुस्से से बोला था। क्या ये अब क्या अब आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस लड़की के शौहर हैं। यकीनन वो आप ही के बच्चे की मां बनने वाली है। वो तकरीबन 3-4 मंथ की प्रेगनेंसी को ज़ाया कर चुकी है। वो पूरी तरह से इस बात से वाकिफ थी कि वो मां बनने वाली है और कोई भी 3-4 माह की प्रेगनेंसी को तब तक ज़ाया नहीं करता जब तक इसकी जान को खतरा ना हो। ये इंतहाई खतरनाक अबॉर्शन है। यहाँ तक कि इसके नुकसान आपको आने वाली जिंदगी में भी देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त भी सर की हालत इतनी खराब है कि मैं बयान नहीं कर सकती और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। हालांकि हमारे रूल्स में ये बात हर जगह मेंशन हुई है कि कोई भी अबॉर्शन हस्बैंड की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। पेपर्स पर आपके साइन होना इंतहाई लाजम है और अगर किसी ने आपसे पूछे बगैर ये किया है तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा केस है। इस लड़की को देखकर हर किसी नहीं लगता कि इसने अपना अबॉर्शन अपनी मर्जी से करवाया है। अब कोई भी लड़की खुद अपनी मर्जी से अपने आप को मौत के मुंह तक नहीं भेजेगी। कहीं आपके खानदान में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो आपके बच्चे नहीं चाहता। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन ये केस हमारी समझ से बाहर है। आप जानते तक नहीं है कि आपके बच्चे को मरवा दिया गया है और इधर आपकी बीवी की कंडीशन इंतहाई खतरनाक है। अगर ये अबॉर्शन इनकी अपनी मर्जी से होता तो कम से कम वो अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करती जो अबॉर्शन के बाद किसी भी लेडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। मेरे ख्याल में आप दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठकर बात करनी चाहिए और अगर ये सब कुछ आप लोगों की मर्जी के खिलाफ किया गया तो प्लीज इस पर एक्शन लें। इस हॉस्पिटल को भी सू करें और अपने दुश्मनों को भी पहचानें, क्योंकि अगर वो एक वक्त आपकी औलाद को मारकर आपकी बीवी को मौत के मुंह तक पहुंचा सकते हैं तो दूसरी दफा भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर से देखते हुए मुखसलाना मशवरा दे रही थी जबकि इरताज कंफ्यूज हो रहा था। वो
समझ क्यों नहीं पा रहा था कि इनके खिलाफ साजिश की गई थी। क्या परिविश ने खुद अपने बच्चे को मारा था या फिर ये भी रेशम भाई की ही कोई चाल थी। वो औरत अब एतबार के लायक नहीं थी जो इसने इतनी बड़ी रकम लेकर परिविश को इतने बड़े इम्तिहान में डाल सकती थी। वो क्या नहीं कर सकती थी। इसका बच्चा मारना भी इसके लिए एक मुश्किल काम नहीं था। और अगर सच में इस औरत ने ऐसा किया था तो वो इसे बहुत भयानक सजा देने वाला था। इस औरत को अपने बच्चे का कत्ल माफ नहीं करने वाला था। इसे परिविश की फिक्र हो रही थी जिसे अब तक होश नहीं आया था। डॉक्टर का कहना था कि इसका बहुत सारा खून ज़ाया हो चुका है। ना जाने वो कब इस तकलीफ से गुजर रही थी। इसे पेट में शदीद किस्म का डर उठता था। ना जाने कब तक वो इस तरह से अकेली लड़ती रही थी। अगर परिविश ने खुद अपना अबॉर्शन करवाया था तो भी वो इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंची थी। नहीं, ये सब कुछ परिविश ने नहीं करवाया है। वो किसी साजिश का शिकार हुई है और साजिश के पीछे सिर्फ और सिर्फ रेशम भाई का हाथ था। वो नतीजे पर पहुंचा था। असीर जब से बाहर आई थी शावेरी से कहीं नजर नहीं आया था। शायद वो कहीं काम पर गया हुआ था। कम से कम वो घर पर तो नहीं था। वो बाहर आकर बैठते हुए इसी के बारे में सोच रही थी जबकि शकीला और रज़माना बार बार आते जाते से देखती मुंह पर दुपट्टा रखकर हंस रही थी। वो फजूल में दोनों से शर्मिंदा हो रही थी और इसे शाबिर पर गुस्सा आ रहा था। इसे क्या जरूरत थी इस तरह से उठाकर लेकर जाने की। किसी वजह से सब कुछ हो रहा था। क्या मसला है तुम लोगों के साथ, क्यों इस तरह से हंस रही हो। रूहा बाहर आते हुए अचानक काफी सख्ती से बोली थी। इसे मुलाजमों को मुलाजमों की तरह रखना आता था। असीर ही थी जो इसने अपने साथ इस हद तक फ्री रखती थी कि बाद में वो इसका जीना हराम कर देते। कुछ नहीं बीबी, हम तो बस ऐसे ही असीर बीबी को तंग कर रहे थे। रिजवाना फौरन बोली थी, अच्छा तो तुम लोग असीर को तंग कर रहे थे। शाबिर भाई आ जाए तो इन्हें बताती हूँ कि इनकी गैर मौजूदगी में असीर को कैसे तंग करती हो। इसने जरा सख्ती से वार्न किया तो वो दोनों ही घबरा कर माफी मांगने लगी थी। इसे रूहा का अंदाज पसंद आया था। वो शायद जिंदगी में कभी भी किसी पर रूहा की तरह आर्डर नहीं चला सकती थी। रूहा इसके पास आकर बैठते हुए टीवी ऑन करने लगी थी जब अचानक ही एक औरत, एक मर्द और उनके साथ ही एक काफी डैशिंग इंसान आदमी कमरे में दाखिल हुआ था। वो लोग कौन थे वो हरगिज नहीं जानती थी। असी ने फौरन अपना सर पर चादर रखकर अपना चेहरा छुपाया था। अस्सलाम वालेकुम, हमें शाविशा से मिलना है। हम इनकी बहन रूहा के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। ये मेरा बेटा तौसीफ है, हम इसी का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। हमने सुना है कि शाबिशा की बहन कवारी है। वो बड़ी उम्र का आदमी ने देखते हुए कहने लगा था। वालेकुम सलाम, आइए जनाब, आइए यहाँ तशरीफ रखें। शकीला जो इन लोगों के आने का मकसद समझ चुकी थी तेजी से आगे बढ़ते हुए इन्हें वेलकम करने लगी थी जबकि रूहा ने इसे कूद कर देखा था। इसके लिए कोई रिश्ता आने वाला था या इस तरह का कोई सिलसिला शादी चलाने वाला था वो हरगिज नहीं जानती थी। तो इसका भाई से जान छुड़वाने का इरादा रखता था, मतलब वो इसे अपनी जिंदगी से दूर भेजने का इरादा रखता था। इसने एक नजर तौसीफ को देखा था जो बिलाशबा किसी तरह की कमी नहीं रखता था। वो दिखने में जितना हैंडसम था यकीनन इसका अखलाक भी वैसा ही था। क्योंकि अपने बाप के पीछे खड़े वो निगाहें झुकाए आस्था से मुस्कुरा रहा था। तो मतलब इसके भाई ने इसके लिए किसी न किसी को तलाश कर लिया था। उसके लिए और इसके भाई की तलाश इस और इसके भाई की खुशी इसी में थी। तो शायद वो इस चीज़ पर कभी एतराज़ ना करती। रूहा बीबी दुपट्टा सर पर लीजिए, शकीला ने इसके करीब आते हुए कहा और फिर इसका बासु बकर से पीछे हटाया जबकि असी तो कंफ्यूज इन लोगों के सामने बैठी ने देखने लगी थी। ये रूहा है। वो और सवाल करने लगी तो रूहा हिस्सा से हमेशा हिलाते हुए वहीं असीर के पास बैठ गई थी। सच कहूँ तो हमने आपको देखा नहीं है लेकिन हमारे बेटे ने कहा कि वो आपसे शादी करेगा तो शाविशा की बहन के साथ करेगा वरना शादी ही नहीं करेगा। बस इसीलिए हम लोग आपके घर तक आए हैं। हमने सुना है कि आप घर से कहीं पर चली गई थी, शायद भाग गई थी। आप घर से वो आदमी जो थोड़ी देर पहले इसे काफ़ी डिसेंट सा महसूस हो रहा था, इसके अंदाज में तंज और लहजे की तेजी ने रूहा को कंफ्यूज किया था। हाँ या था ना तो अब सारी जिंदगी सुनना था। अरे कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। आपसे गलती हो गई थी, हम माफ़ कर देंगे। हमारे बेटे में माशाल्लाह कोई कमी नहीं है। कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं, कोई चक्कर नहीं। शादी तो इसे शाविशा की बहन से ही करनी थी। वो क्या है ना, शाविशा मगरूर बहुत है। सोचा इसका गुरूर अपने अंदाज में तोड़ा जाए और फिर ऐसे लोगों का सर झुकाने के लिए तो पाँव गद्दी पर ही रखना पड़ता है। वो आदमी टांग पर रखे बोला जब अचानक ही सफेद रंग के शलवार सूट में कंधों पर बादामी चादर ओढ़े डाले वो भारी कदम उठाकर अंदर दाखिल हुआ था। परिविश की आंख खुली तो वो अपने आप को अस्पताल में पाया था जबकि इसके साथ ही कुर्सी रखे ताज इसके हाथों को अपने हाथों में था। हमेशा नींद में था। इसने एक झटके से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा था। इस शख्स से इस वक्त इसे कितनी नफरत महसूस हो रही थी ये तो सिर्फ वही जानती थी। परिविश, तुम्हें होश आ के आप कैसा महसूस कर रही हो तुम। वो उठकर खड़ा होता है, इसके चेहरे को नरमी से देखते हुए बोला था जबकि इसके हाथ चटकने वाली बात को सिरे से नजरअंदाज कर गया था। वैसा ही महसूस कर रही हूँ जैसी तलाक लेने के बाद औरत करती है। वैसे ही महसूस कर रही हूँ जैसे एक औरत अपने वजूद में पलते बच्चे की मौत के बाद महसूस करती है। कुछ नया अनोखा महसूस नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहते थे तो ये फिक्रमंदी के ड्रामे क्यों कर रही हो। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। नहीं ताशा, तुम्हें एक दफा आजमा चुकी हूँ, अब मरते दम तक किसी मत पर यकीन नहीं करूंगी मैं। वो बेहद गुस्से से और नफरत अमेज लहजे में बोली थी। इसके लहजे की नफरत महसूस करते हताशा के अंदर कुछ टूटा था। परिवेश, एक दफा आराम से बैठकर इस बारे में हम बात करनी चाहिए। मैंने ना तो तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहा और ना ही तुमसे कुछ भी पूछा। मैं वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कोई जाहिल बात करता है जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि कम से कम तुम ये गलती मत दोहराओ। मैं बिना कुछ भी सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगाए। हालांकि करना तो मुझे ये चाहिए था कि पहले तुमसे इस बारे में पूछना चाहिए था, पहले सब कुछ समझना चाहिए था, इसके बाद ही ऐसा रिएक्शन देना चाहिए था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने जो हरकत तुम पर हाथ उठाकर की है वो एक इंतहाई जाहलाना हरकत है। मैं खुद को मर्दानगी के दर्जे से गिरता हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक दफा मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। रेशम भाई ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। तुम्हें जो कॉल आई थी वो मैंने नहीं की थी बल्कि मेरी आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ से किसी आदमी को। सच कहूँ तो मुझे इस बारे में काफ़ी वक्त से जानता हूँ लेकिन इस वजह से मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो मैं भी इस चीज़ को इग्नोर करता रहा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कॉल्स मेरे इतना बड़ा नुकसान करवा देंगी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तुमने सुना होगा कि औरत के लिए एहसास बहुत होता है कि वो अब माँ बनने वाली है। शायद तुमने मर्द के बारे में कुछ नहीं सुन रखा। जब इसे पता चलता है कि वो एक नई नस्ल की बुनियाद लग रहा है तो इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। अब मुझसे भी ये खुशी छीनी गई थी। रेशम भाई के साथ मैं क्या करूँगा वो मेरा मामला है, इसे मैं देख लूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन अपनी हरकत पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ये बताया गया था कि तुमने खुद अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवाया है। तुम ये बताओ, बात सुनकर मैं कैसा महसूस करता हूँ।
तुम ये बताओ, ये बात सुनकर मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ? मुझे रेशम भाई ने रिपोर्ट्स दी थी तुम्हारी, और वो रिपोर्ट्स लेकर मैं अस्पताल गया था जहाँ पे तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है, और इस डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि तुमने अपनी मर्जी से इस तरह का स्टेप नहीं ले सकती। वो इसके सामने बैठा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जबकि परिवेश इसके किसी लफ्ज पर यकीन नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन रेशम भाई ने इसे धोखा दिया था, इसके साथ इतना बड़ा खेल खेल गई थी, इसे सारे इतने सारे मर्दों के सामने पेश करके ये कह दिया था कि इसे अपना नकाम हटाना है। हाँ, वो औरत भरोसे के लायक हरगिज़ नहीं थी। अब वो कभी भी वहाँ पर वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन वो शख्स के साथ कैसे रहती जो उसे तलाक दे चुका था। मैं कोई बेवकूफ़ या पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है अरताज शाह साहब। आपकी आवाज़ पहचानना मेरे लिए नामुमकिन हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ मैं बहुत करीब से सुनी है, आपके लफ्ज़ों का मतलब बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने फ़ोन पर मुझे तलाक मैंने नहीं दी तुम्हें तलाक, वो कोई और था जिसने मेरी आवाज़ निकाली है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ? मैं मरता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास वापस आने के लिए मैंने क्या नहीं किया? मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। इसका दिल बेईमानी करने लगा था, वो इस इंसान पर यकीन नहीं करना चाहती थी। मैं यकीन दिलाऊँगा तुम्हें परिवेश, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुद को तुम्हारे सामने खुद को बेगुनाह साबित करूँगा। मेरी मोहब्बत कोई हवस नहीं है, और ये बात मैं तुम पर साबित करूँगा। मैं तुम्हें कभी किसी कंडीशन में तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सब कुछ रेशम भाई ने करवाया है। रेशम भाई ने तुम्हारा अबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज था वो। आप बार-बार एक लफ्ज़ को पकड़ कर बैठ गए हैं। मेरा अबॉर्शन नहीं हुआ है। जब आपने फ़ोन पर मुझे तलाक दी थी, तब मैं अपनी हवास खो बैठी थी, और जब मुझे होश आया तब मैं अपना बच्चा भी खो चुकी थी। वो याद करते हुए एक दफ़ा फिर से परिवेश की आँखों में आंसू बहने लगे थे। जब इसकी बात सुनते हुए अरताज को बहुत कुछ समझ में आने लगा था। मतलब परिवेश को भी धोखे में रखा गया था, इससे भी झूठ बोला गया था। इसके बच्चे को मारकर वो इस चीज़ को मिसकैरेज का नाम दे चुकी थी। मैं तुम्हारी डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूँ, हम घर चलते हैं। इसके करीब से उठते हुए वो कहने लगा था, मैं आपके साथ घर एक ही छत पर चलूँगी, मुझे आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक। ये तो सज़ा हुई, लेकिन मुझे मंज़ूर है। मैं तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब तक मैं खुद को बेगुनाह साबित ना कर दूँ, तब तक मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूँगा। मेरी हवेली में बहुत कमरे हैं, मैं अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर दूँगा, लेकिन तुम मेरे कमरे में रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारी असल जगह है। मैं खुद को पूरी तरह से बेगुनाह साबित करने के बाद ही वापस अपने रूम में आऊँगा। फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। वैसे देखते हुए बोला था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने बच्चे को खुद कैसे मार सकती हूँ? मुझे नहीं पता आपको ये किसने कहा, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मारा। अरताज का ये रवैया इसके दिल में कहीं न कहीं सोच को जगा रहा था कि अरताज भी इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है। अगर वो पहले सफाई पेश कर रहा था, तो खुद को इसके सामने बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी इसका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो इसकी गलतफ़हमी को दूर करे। इसलिए बस देखते हुए बोलती, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मेरे सामने है। ये सिर्फ़ एक साज़िश है जिससे हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वो इस औरत का तो मैं अंजाम वो करूँगा जो ज़माना देखेगा। वो इसे देखते हुए गहरी सोच में बोला था, ना जाने वो रेशम भाई के साथ क्या करने वाला था। शाविर पुरसुकून अंदाज में अंदर कदम रखते हुए आसिफ के बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। फिर सियान का बस एक इशारा किया था कि वहाँ से उठने के लिए। वो तीर की तेज़ी से वहाँ से उठी, सामने जो भी कमरा था इसमें बंद हो गई थी। उसके पीछे ही रूहा भी आई थी। अल्लाह कितने गंदे लोग हैं ये, हमने नहीं करना रिश्ता, इनकार करना है। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोलते, रूहा जो इस सिचुएशन से पहले ही बुरी तरह से परेशान थी, इसकी मासूमियत पर मुस्कुराई थी। यार गंदे तो नहीं कह सकते, अच्छा खासा हैंडसम है और साफ सुथरा भी है। मुझे तो काफ़ी ठीक लग रहा है, तुम्हें कहाँ से गंदा लगा? जूता गंदा था क्या इसका? रूहा ने शरारती अंदाज में से सवाल किया था। बात करने का तरीका गंदा था, इखलाक गंदा था। हम एक दफ़ा गए थे मेरे भाई का रिश्ता लेने के लिए। मेरे बाबा घर से बताकर गए थे कि खबरदार जो वहाँ पर लड़की को ज़रा सा भी देखकर मुँह बनाया, अगर लड़की अच्छी नहीं लगी तो घर आकर आराम से मिलकर फैसला करेंगे। वो हमें पसंद आए या ना आए, अपने माँ-बाप की शहज़ादी होती है। खबरदार जो किसी की बेटी के बारे में गलत कहा, और यहाँ देखो कैसे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल रहे थे। अरे ये लोग होते कौन है ऐसे बात करने वाले? किसी की बेटी माँगने जाओ तो आजिज़ी से माँगो, ताकि इन्हें पता चले कि तुम माँगने आए हो किसी की शहज़ादी को। कितने नखरे वाले लोग हैं ये, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो गुस्से से कमरे के चक्कर काटते हुए बोल रही थी, जबकि बाहर क्या हो रहा था ये सोचना छोड़कर रूहा इसकी बातों को एंजॉय करने लगी थी। और अगर भाई ने बाहर रिश्ता दे दिया तो मेरा मतलब है तुम्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए ये लोग, और अगर भाई को पसंद आके उन्होंने बाहर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया तो अरे ऐसे कैसे पक्का कर दिया? तुम कह देना तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। वो इनकार भी करेंगे, वो इनकार ही करेंगे। लेकिन अगर भाई ने हाँ कर दी तो? मेरे भाई को तुम जानती नहीं हो क्या? वो नाराज़ है मुझसे, अगर नाराज़गी में मेरा रिश्ता दे दिया तो क्या होगा? रूहा इसे देखते हुए बोली थी, जबकि इसकी बात सुनकर आसिफ को गुस्सा आ गया था। ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर देंगे? हम नहीं होने देंगे रिश्ता, मैं नहीं होने दूंगी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की तो फिर मैं लिहाज़ नहीं करूंगी किसी का भी। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी और इसका गुस्सा भी कमाल था। रूहा को इससे डर लगने के बजाय इसकी गालों पर कुची-कुची करने का दिल कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही करना, तुम भाई से लड़ना, क्योंकि भाई के अलावा मेरी ज़िंदगी का फैसला और कोई नहीं कर सकता। तुम भाई का लिहाज़ हरगिज़ मत करना। वैसे देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रही थी, जबकि लिहाज़ शाविर का नहीं करना था, यह सोचकर वो एक लम्हे के लिए घबराई थी। फिर हिम्मत जमा करते हुए इसने हाँ में सर हिलाया था। अगर वो हिम्मत हार जाती तो रूहा भी घबरा जाती, और वो बेचारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो हर किसी से परेशान नहीं करना चाहती थी। वो दोनों वहीं पे अंदर बाहर होने वाले फैसले के वो वहीं दोनों अंदर बाहर होने वाले हर तरह के फैसले से बिल्कुल अनजान थी। इन दोनों को अंदर भेजकर बस सुकून से बैठे लोगों की तरफ मुतवज्जो आती, जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता था। जी फरमाएँ, आप लोगों की यहाँ आने की वजह क्यों आए हैं आप लोग? वो पुरसुकून अंदाज में इनसे सवाल करने लगा था। तौसीफ का बाप फजल अहमद, जो थोड़ी देर पहले रूहा के सामने बड़े धड़ल्ले से कह चुका था कि वो यहाँ रूहा का रिश्ता लेकर आया है ताकि वो शाविर का सर झुका सके, वही शाविर के सामने इसके पसीने छूट रहे थे। रिश्ता लेकर आया हूँ शाविर, तुम्हारी बहन का। मैं शादी करना चाहता हूँ इसके साथ। मैंने सोचा घर से बाकी हुई लड़की है, कौन हाथ थामेगा? बेचारी का तो मैं थाम लेता हूँ। अब तुम भी इस बदनामी को कब तक अपने सर पर मल कर बैठे रहोगे? सोचा इंसानियत की हाथ तुम्हारे काम आ जाता हूँ। क्या अब तक बाकी
कब तक अपनी भागी हुई बहन का बोझ उठाओगे? तुम जो तौसीफ़ की तरफ स जवाब तौसीफ़ की तरफ से आया था। अरे वाह! क्या बात है मेरी मतलब मेरी ज़ात पर एहसान करने आए हो और कोई रिश्ता नहीं मिला मुझे हराने का तो नया तरीका निकाला है। तौसीफ़ अहमद मर्द इस तरह से मुकाबले करते अच्छे नहीं लगते। खैर ये बात तो किसी मर्द के सामने बोलनी चाहिए थी। तुम जैसे खैर मैं तुम्हारा ये एहसान लेने से इनकार करता हूँ। वो शाविर शाह की बहन है, शहज़ादी है, इसके लिए कोई शहज़ादा आएगा। तुम जैसा हैवान नहीं, घर से भागी हुई लड़की के लिए शहज़ादा आएगा। अब की दफ़ा कब से वो खामोश बैठी तौसीफ़ की माँ बोली थी जो इस सारे मुकाबले में बुरी तरह से नज़रअंदाज़ हो रही थी। शायद इस औरत से अपना नज़रअंदाज़ होना बर्दाश्त नहीं हुआ था। शाविज़ के बिल्कुल सामने बैठा था लेकिन इसकी तरफ से देखना तक गवारा ना किया था। वो शाविशा की शहज़ादी है मोहतरमा, गलती हुई है इसे मानता हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन फिर भी इसे जहन्नम में भेजने का कोई हक नहीं रखता मैं। अपने बेटे को कह रहे हैं कि सियासी मामलात में मेरे मुकाबला नहीं कर सकता तो चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाए। ये नीच काम करना छोड़ दे क्योंकि शाविशा की बहन इसके लिए बोझ हरगिज़ नहीं है। फिर आपके बेटे में ऐसी कौन सी काबिलियत नहीं है कि मैं शाविर शाह से अपनी बहन का रिश्ता दूँ। तुम्हारा हाँ, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी पारसा है जो 4 महीने तक न जाने कहाँ-कहाँ मुँह मारती थी। अरे तो हम तो तुम पर पर्दा डाल रहे हैं, तुम्हारी इज़्ज़त का ख़्याल रख रहे हैं और तुम मेरी बहन पारसा नहीं है तो क्या आपका बेटा पारसा है? इसने बेसाख्ता सवाल किया था। वो मर्द है और ये माशरा भी मर्द का है। यहाँ लड़की की इज़्ज़त एक दफ़ा गई तो मतलब गई और तुम्हारी बहन अपनी इज़्ज़त का सौदा कर चुकी है। मर्द का क्या है? इससे कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं, लेकिन औरत को जवाब देना पड़ता है। अब की दफ़ा फ़ज़ल अहमद का लहज़ा ज़रूर से ज़्यादा तेज़ था। अब जैसे मर्द पर लानत बेचता हूँ मैं और सही कहा आपने, ये माशरा मर्दों का है और मैं मर्द होने के नाते अपनी बहन का हाथ किसी मर्द के हाथ में दूँगा। आप मेरी ज़ात पर एहसान करने का जवाब आप मेरी इस ज़ात पर एहसान करने का हक़ छोड़ दें और अपने लिए पर्दा मैं खुद खरीद कर खुद पर डाल लूँगा। आपको मेरी इज़्ज़त का ख़्याल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम में हिम्मत है तो मर्दों की तरह आकर मुकाबला करो। ये औरतों के पीछे छुप-छुप कर रिश्ते लाने वाला ड्रामा नहीं। मेरी बहन इतनी फालतू नहीं है जो तुम जैसे इंसान के हवाले कर दूँ। शकीला इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो और इस तरीके से दिखाना कि दूसरी दफ़ा ये तशरीफ़ लाने का ज़हमत ना करें। वो ऐसे कहता हुआ खुद ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था जबकि शकीला भी गुस्से से निगूरते हुए घर से बाहर का रास्ता दिखाने लगी थी। बड़ी बुरी आदत है मुझे, जो लोग इज़्ज़त के काबिल नहीं होते इन्हें भी इज़्ज़त देने की। आइए आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देती हूँ। इसका अंदाज़ अचानक ही नौकर से बदलकर मालिक वाला हो गया था, जबकि जिस अंदाज़ में वो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही थी, एक नौकर के हाथ इस तरह के बेइज़्ज़ती पर तौसीफ़ खोलकर गुस्से से बाहर निकला था, जबकि इसके माँ-बाप भी तेज़ी से इसके पीछे ही निकले थे। वो इसे लेकर वापस घर आया तो आशी अखराज दोनों ही इसके मुंतज़िर थे। इन दोनों को आते देखकर वो दरवाज़े तक आए थे। आओ परिविश तुम आशी से तो मिल ही चुकी हो, ये मेरा है छोटा भाई है अखराज, मेरा इकलौता रिश्ता, हमारी छोटी-सी फैमिली है ये, हम 4 ही हैं। और मेरे ख़्याल में हम 4 ही एक-दूसरे के लिए बहुत हैं। इसे अंदर लाते हुए बोल रहा था जबकि परी पीछे से थोड़े फ़ासले पर अंदर आई थी। वो नोट कर रहा था कि जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। भाभी आप शरी पर्दा करती हैं? अंदर दाखिल होते हुए अखराज ने सवालिया अंदाज़ में पूछा था। वो सिर्फ़ 4 लोग ही वहाँ पर थे। ऐसे में वो पर्दे में बैठना यकीनन शरी पर्दा कर रही थी। नहीं मैं बस करती हूँ, इसके पीछे मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। वो दुपट्टा चेहरे से हटाते हुए बोली तो अखराज ने निगाहें झुका ली थी। इसे ये बात पूछनी ही नहीं चाहिए थी, शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी। नहीं भाभी आप पर्दा कर सकती हैं, मैं तो बस ऐसे ही सवाल किया था। इसे अच्छा नहीं लगा था इसका यूँ पर्दा हटाना और ये हकीकत थी कि इसका चेहरा देखने की तमन्ना इसके दिल में थी भी नहीं। तभी तो वो नसें झुका गया था। आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। मेरा मतलब आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सब कुछ आशी को अब तक वही परेशानी खाई जा रही थी। सारा मसला हल हो गया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम दोनों ने अपना मसला सॉल्व कर लिया है, अब सब कुछ ठीक है बच्चे। और तुम लोग यहाँ घर पर बोर होने क्यों बैठ गए थे? इतने दिनों के बाद आए हो, आशी को कहीं घुमाने लेकर जाओ। ये तो कहीं आती-जाती भी नहीं है, तुम्हारा ही कोई फ़र्ज़ बनता है। कल से आए हुए हो लेकिन मजाल है इस लड़की की चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की वजह बनो। चलो निकलो इधर से, इसे घुमा कर लाओ, शॉपिंग करा कर लाओ। मोहब्बत तो ऐसे कर रहे थे जैसे मोहब्बत की कोई दास्तान लिख दो के और शादी के बाद एकदम बोरिंग किस्म के इंसान बनकर रह गए हो। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम ऐसे बोरिंग इंसान हो के तो मैं हरगिज़ तुम्हारी शादी इतनी जल्दी ना करता। वो अचानक ही अपनी बात का मौज़ू बदलते हुए इसे कहने लगा था, ना हाँ भैया, हाँ ना भैया, अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी कर ली है शादी करने में। हालाँकि शादी के बाद तुम मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ना मुझे कोई शॉपिंग पर लेकर जाता है, ना मुझे कोई गुलाब दिलाता है, ना कोई मुझे फ़िल्म दिखाता है, किसी ने अब तक मुझे गोलगप्पे भी नहीं खिलाए। आशी से देखते हुए अखराज की शिकायतों का पिटारा खुलने लगी थी, तो परिवेश इसकी बात पर हँसने लगी थी। हद होती है किसी चीज़ की। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अखराज। वो जो अपनी बीवी के हिला जाने के बाद इसे घूर रहा था, ताज की बात पर इसे देखकर रह गया था। घर में परेशानी चल रही थी, वरना मैं इसे लेकर जाने ही वाला था। आज बाहर इसने अपनी सफाई देनी चाहिए थी। उफ़, अभी तक ये लेकर जाने वाले थे। हद होती है बोरिंग पर्सनैलिटी की। आपसे अच्छा तो सारा आप ही का बेटा है। कौन सारा और कौन सा सारा आप ही का बेटा? वो हैरत से पूछने लगा था। मेरी कज़न है सारा आप ही और इनका बेटा 4 माह का है। यकीन करें आपसे ज़्यादा एंटरटेन करता है मुझे। चाइनीज़, जापानीज़, तुर्किश, रशियन सब ज़बानों की मिक्सिंग करके इसने अपनी ज़बान ईजाद की हुई है। वो इसे कोसते हुए इस पर एक छोटे से बच्चे को फ़ोक के दे रही थी, जो यकीनन अपनी हरकतों से इसे बोर नहीं होने दे रहा था। माफ़ कर दो यार, लेकर जा रहा हूँ तुम्हें शॉपिंग पर। उठो, तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए तुम्हें फ़िल्म भी दिखाऊँगा। आप लोग डिनर कर लीजिएगा, हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। इसने अब भी परिवेश की तरफ ना देखते हुए अर्थात से कहा था, अरे अरे ऐसी हालत में थोड़ी जाऊँगी, मुझे चेंज करना है, तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत मेकअप करना है। वो फ़ौरन उठकर कमरे में भागी थी, तो वो भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही गया था। जबकि अब बाहर
जबकि अब बाहर से वो दोनों रह गए थे। तुम्हें आराम करना है, कमरे में चली जाओ, फ्रेश हो लो, मैं तब तक खाना लगवाता हूँ, फिर मेडिसिन लेकर सो जाना। मैं तुम्हारे कमरे के बिल्कुल साथ वाले कमरे में सो रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं, सीधी मेरे कमरे में आ जाना। और अगर मुझे कुछ भी कहने का दिल ना करे तो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो कर सकती हो। बस ये कहते हुए उठकर किचन की तरफ चला गया था, जबकि वरी बीच में अपनी जगह छोड़ते हुए ताश के कमरे की तरफ जाने लगी थी। इसका दिल काफ़ी अजीब हो रहा था। ज़िंदगी ने इसके साथ क्या खेल खेला था, वो समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ दिल चाहता था कि वो ताश पे यकीन करे, लेकिन दूसरी तरफ इसके कानों में वही अल्फाज गूंजते थे जब वो इसे साफ अल्फाज में तलाक दे रहा था। इसने खुद अपने कानों से सुना था। किसी की आवाज़ इस हद तक कैसे मैच कर सकती है, इसे समझ नहीं आ रहा था। वो अरताश पे यकीन करे या खुद अपने नेक कानों पर। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो दोनों इस कमरे में बंद थे। कोई नहीं आया था इनके कमरे में, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद वो लोग जा चुके थे। मुझे लगता है वो लोग जा चुके हैं, हम बेकार में यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। चलो आओ, हम भी बाहर चलते हैं, कुछ पता तो चले। मुझे तो लगता है भाई ने रिश्ता दे दिया है मेरा। मैं तो इनके लिए बोझ बन गई हूँ ना। अब इस बोझ को उतारने में वो ज़्यादा वक्त हरगिज़ नहीं लेंगे। मैंने जो किया है इसके बाद इन्हें ऐसा ही करना चाहिए। वैसे कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई तो असीर भी फ़ौरन इसके पीछे ही कमरे से निकल आई थी। असीर बीबी शाह साहब कह रहे हैं पर चाय बनाकर ऊपर बेडरूम में आ जाएं। शकीला ने इसे बाहर देखते हुए कहा था और खुद अपने काम में मसरूफ हो गई थी। चाय असीर बीबी जाकर चाय बनाए, बस चाय ही बनाते रहिए। रुहा इससे कहती अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि इसके लिए चाय बनाने किचन की तरफ थोड़ी ही देर में चाय बनाकर वो चाय बनाकर ऊपर कमरे की तरफ आई तो शाबिर को बालकनी के करीब खड़ा सिगरेट क्लबों में दबाए नीचे की तरफ देखते हुए पाया था। इसे आदत देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था आज के आने वाले रिश्ते को लेकर असीर कंफ्यूज है। वो जाहिर करे या न करे, लेकिन घर में होने वाली हर चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। और वो जानता था तौसीफ और इसके बाप ने लोगों के सामने कोई ना कोई बकवास जरूर की होगी। आपसे कुछ बात करनी थी। वो चाय का कप इसे पकड़ाते हुए हमेशा की तरह अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर कंट्रोल करने की कोशिश में नाकाम हुई थी। हाँ करो, क्या बात करना चाहती हो तुम? वो रणवीर से इसके गल पर अपने हाथ फेरते हुए इसके करीब हो गया था। आप रूहा की शादी कर देंगे इस गंदे आदमी के साथ? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी थी। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते कि रूहा की शादी हो? आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है। तुम्हें तौसीफ क्यों पसंद नहीं आया है? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा था। वो जानना चाहता था कि तौसीफ ने इनके सामने क्या बात की है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो बहुत बुरा है। सब लोग बहुत बुरे हैं। हमने अपनी रूहा की शादी वहाँ नहीं करनी। आप वहाँ रूहा की शादी करेंगे तो मैं आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, मैं लिहाज नहीं करना। वो इसे धमकाते हुए बोली तो शाबिर इसकी जुर्रत पर हैरान रह गया था। किसका लिहाज नहीं करोगी मेरा? वो हैरत और बेयकीनी से पूछ रहा था। किसी का भी लिहाज नहीं करूँगी। रूहा अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो अच्छा नहीं है। मैं रूहा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दूँगी। रूहा की ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर आपने इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की ना तो क्या करोगी तुम? वो तजस्सुस सा पूछने लगा था, जबकि सामने खड़ी लड़की को कोई बात नहीं मिल रही थी। तो मैं हाँ हाँ बोलो, शाबाश, क्या बोलो क्या करोगी तुम? वो इसके अंदाज में यह नयापन महसूस करके इसे मजीद बोलने पर उकसाने लगा था। तो मैं बहुत बहुत रोऊंगी, बहुत बहुत ज़्यादा। कुछ ना मिलने पर वो आंखों में आंसू लिए इसे कहने लगी तो शाबिर को इस पर टूट कर प्यार आया था। वो अगले ही लम्हे इसके आगे बढ़ते हुए इसे अपनी बाहों में भर गया था। अरे मेरा चांद, तो सचमुच में रो दिया। मुझे तो लगा था तुम कहोगे अगर मैंने इसे रूहा की शादी कर दी तो तुम मेरा सर फोड़ दोगे, लेकिन तुम तो खुद रोने लग गई। मेरा मासूम बच्चा, तुम्हें तो धमकियां देना भी नहीं आता। वो इसका माथा चूमते इसे अपने सीने से लगाता इसकी बात पर मुस्कुरा रहा था, जबकि असीर नहीं जानती थी कि शाबी ने इसका आखिर फैसला क्या किया है रूहा की ज़िंदगी का। हाँ, लेकिन पल पर बढ़ती गुर्बत इसे बुरी तरह से बेहाल कर रही थी। वो इसकी बाहों में अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जिसको महसूस करते हुए शाबी ने इसे मजीद अपनी बाहों में बेचा था। उसकी बाहों में वो फिर से फड़फड़ा कर रह गई थी। राज, आज चांद नहीं निकला क्या? वो खाना खाकर इसके साथ होटल से बाहर निकली थी, जब आसमान पर सितारों को चमकते देखकर सवाल करने लगी थी। मेरा चांद से जेलस हो गया होगा, सोच रहा होगा मुझे निकलने की क्या जरूरत है। आज तो ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत चांद है। अखराज ने शराना अंदाज में से देखकर कहा तो आशी अपनी हंसी छुपाते शर्माकर चेहरा चौंका गई थी। आय हाय, जब ऐसी शर्माती हो मत पूछो दिल का क्या हाल होता है। वो दिल पे हाथ रखते हुए कहने लगा था। डोंट वरी, मैं हरगिज़ नहीं पूछूंगी। वो खिलखिलाकर हंसती गाड़ी की तरफ आई थी, जब अचानक ही कोई इनके सामने आ गया था। अखराज जानी, कैसा है तू यार? जब से तेरी नौकरी लगी है हमारी तो मुलाकात मुश्किल हो गई है। सामने से आते लड़के ने अचानक से इसे अपने हिसार में लिया था, जबकि आशी जरा सा फासले पर हुई थी। अरे मनावर यार, कैसे हो तुम? ये मेरा क्लास फेलो है। अखराज ने मुस्कुराकर से मिलते हुए पीछे खड़ी आशी को इसे मुतारफ करवाया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आपके वलीमे पर आया था मैं अपनी फैमिली के साथ, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। मुनव्वर मुस्कुराकर से कहने लगा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, आशी ने काफ़ी खुश दिली से कहा था। बस अल्लाह का शुक्र, और अखराज से छुट्टियों पर आया है ना? बस फिर तो मेरे घर आएगा खाने पर कल ही यार। तुम अफसर लोगों का क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पता भी क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले। अरसा हो गया दोस्त लोग मिलकर बैठे नहीं है। तू फिर से ड्यूटी पर चला जाएगा तो फिर महीनों के बाद मुलाकात होगी। एक तो तुम लोग अफसर लोगों के काम इतने मुश्किल होते हैं ना। वो इन्हें बार बार कहने लगा तो अखराज ने मजबूर होकर इसकी दावत को कबूल कर दिया था। ठीक है बाबा, हम आ जाएंगे, लेकिन तू कुछ ज़्यादा नहीं करेगा। वो इसे ज़्यादा तकल्लुफ़ करने से मना करने लगा था। अरे यार, वो मेरा डिपार्टमेंट हरगिज़ नहीं है, वो सब कुछ तेरी भाभी देखेगी। बस मेरा काम है तेरा वेलकम करना। टाइम पर आ जाना, कल मिलते हैं। वो फिर जाते जाते एक दफ़ा फिर से गले लगा गया था, जबकि आशी ने हल्का सा मुस्कुरा के इसे रास्ता दे दिया था। अखराज के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी थी। राज, आपके दोस्त आपको बार बार अफसर क्यों कह रहे थे, और आपने इन्हें कहा भी नहीं कि आप कोई अफसर नहीं है? और कौन सी ड्यूटी से छुट्टियाँ नहीं मिलती आपको? मुझे तो आपके दोस्त से कोई
भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो गाड़ी में बैठते हुए से सवाल करने लगी थी, अरे जान कुछ नहीं, वो जानता है ना कि हम मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ, बस इसी के मुताल्लिक़ बात कर रहा था और वो मुझे बचपन से ही अक्सर कहता है, इसे आदत है बस, मैंने कभी टोका नहीं। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बड़ी मुश्किल से कोई बहाना बना पाया था, जबकि अपने दिल में घबराहट सी होने लगी थी, तो कब तक आशी से यह हकीकत छुपा पाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसकी शादी को तकरीबन 3 महीने हो चुके थे। आशी अब इस पर एतबार करने लगी थी, इन दोनों का तलक बहुत मजबूत हो चुका था, तो ऐसे में इस तरह से झूठ को बीच में से हटाना ही बेहतर था। और कब तक वो इसे ये बात छुपाता, अब हकीकत सामने आ जानी चाहिए थी। अखराज ने सोच लिया था कि अब वो आशी को अपने साथ लेकर जाएगा। रूहा बीवी ने खाना खा लिया। शाबिर अभी डिनर टेबल पर आया था जब इसे अपने पीछे से आसिर की आवाज़ सुनाई दी थी। इसने अंदाज़ा लगाया था कि इसका लहजा सिर्फ इसी के सामने काँपता है और ये चीज़ अब शाबिर को काफ़ी हर्ट करने लगी थी। वो रूहा को किसी चीज़ में शामिल नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि इसके खाने पीने की परवाह नहीं थी इसे। खा ले कि वो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, छोटी बच्ची नहीं है। आओ तुम खाओ, उसने सख्त लहजे में से टोका था। हम एक घर में रहते हैं, हम साथ खाना खाएँगे। जाइए आप रूहा को बुलाकर लाइए, मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसने शकीला को देखते हुए कहा था और ये पहली दफ़ा हुआ था कि इसने शकीला को अपना कोई काम कहा था। वो शकीला को कभी ऑर्डर देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जबकि शकीला इसका हुक्म मानने की बजाय शाबिर की तरफ देखने लगी थी। अब इसे किस बात पर गुस्सा आ जाए कहाँ पता चलता था। यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? असीर ने क्या कहा है, सुना नहीं तुमने? मेरा हुक्म मानो या ना मानो, लेकिन मेरी बीवी की कोई भी बात रद्द करने के बारे में सोचना भी मत। असीर इस घर की मालकिन है, ये इस घर का है, ये इसका घर है। यहाँ पर अगर किसी की कोई बात की अहमियत है तो सिर्फ और सिर्फ असीर की। इसका लहजा काफ़ी सख्त था, जबकि शकीला ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। रूहा बीवी को अपने सामने आने से मना कर रखा है ना, और फिर इन्हें आपने असली बीवी के आसपास आने से भी मना कर दिया था। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा काम मेरी बीवी का हुक्म मानना है, सोचना नहीं। ये बात ठीक से अपने जहन में बिठा लो। अगर असीर की एक आवाज़ पर तुमने इसके हुक्म को बजाना लाई तो वो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसका लहजा काफ़ी सख्त था, जबकि उसी घसीटती असीर को भी इसके गुस्से से एक लम्हे के लिए डर सा लगा था। फिर सोचा बेकार में ही इसने शकीला पर आर्डर झाड़ दिया था, इसे क्या ज़रूरत थी कुछ भी बोलने की, बेचारी की बेइज्जती हो गई है। अरे मेरा चाँद अभी तक खड़ी हो, आओ यहाँ बैठो। वो खुद ही इसके लिए कुर्सी को खींचकर बड़े प्यार से इसे हाथ रखा था, कुर्सी पर बैठने का इशारा कर रहा था। वो तकरीबन पिछले 3 घंटे से कमरे में थी। इसे याद नहीं था कि शावी ने चाय पी थी या नहीं, क्योंकि इसका रोमांटिक मूड जाग गया था। इसने इसकी जान हलकान कर रखी थी और अब इसकी गुर्बत के नशे में पूरी तरह से मदहोश पार इसकी बीवी जुल्फों से पसलता दुपट्टे को संभाल रहा था, जिस पर असीर कभी शर्मा कर निगाहें झुका देती तो कभी खुद ही अपना दुपट्टा ठीक करने लगती। इसकी नरम और गर्म निगाहें मसलसल इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। जब रूहा ने टेबल की तरफ आते हुए इसे सलाम किया था, शकीला ने इसे ये बताया था कि असीर से डिनर टेबल पर बुला रही है, डिनर करने के लिए, यानी कि शावी ने इसे हरगिज़ नहीं बुलाया था। कुर्सी घसीटते हुए वो इसके सामने ही बैठ गई थी, जबकि आसिर को आँख का इशारा करते हुए इसने आने वाले रिश्ते के मुताल्लिक़ भी पूछा था, जबकि वो खुद भी कन्फ्यूज़ थी। शाबिर ने तो नहीं बताया था कि रूहा की शादी वहाँ होगी या नहीं, या फिर इसका रिश्ता होगा या नहीं। खाना खाओ रूहा, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, बल्कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। खाना खाओ रूहा, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो प्लेट इसकी तरफ करते हुए बेहद मासूमियत से बोली तो शाबिर ने निगाह उठा के इसकी जानिब देखा था। नहीं करेंगे ना? इसने मासूमी से शाबिर की तरफ देखते हुए सवाल किया तो शाबिर को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ था। मेरा जान जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है, हम रूहा की शादी वहाँ नहीं करेंगे। वो बेहद प्यासे से देखते हुए बोला था। क्या बात है हसीर, मेरे भाई पर हुक्म चला रही हो? वैसे तो ठीक ठाक लोग थे, बस जूते गंदे थे इस आदमी के, है ना? इसने हसीर को देखते हुए सवाल किया था। लोग भी गंदे थे, वो मुँह के डिज़ाइन बनाते हुए बोली, जबकि शाबिर तो हैरान हो रहा था कितने रूप थे इस मासूम सी गुड़िया के। हाँ हाँ बिल्कुल, लोग भी गंदे थे, नहा कर नहीं आए थे। रूहा ने इसे बोलने के लिए उकसाया था, जबकि इसने घूर कर रूहा को देखा था। एक तो वो इसकी शादी का ऐसे लोगों में ना होने के लिए शाबिर को मना रही थी, और वो लड़की इसका मजाक बना रही थी। तुम भी गंदी हो, वो शकीला और रिजवाना भी गंदी है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो इसे देखते हुए बोली तो रूहा ने फौरन नफी में सर हिलाया था। अरे नहीं नहीं मेरी जानू, मैं कहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम बताओ रिजवाना, शकीला ने क्या कहा तुमसे? अभी इनकी बैंड बजाती हूँ। वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई थी। वो फ़ौरन उठकर खड़ी होती अपनी कमीज़ के बाजू पीछे की तरफ फ़ोल्ड करने लगी, एकदम किसी गुंडे के अंदाज़ में बोली थी, जबकि शाबिर वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी इन लोगों को बिल्कुल मुखातब ना करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहा था। हाँ, लेकिन रिज़वाना और शकीला ने ऐसा क्या कह दिया था जो वो असीर की अच्छी लिस्ट में शामिल नहीं हो रही थी, ये वो जानना चाहता था। और अगर उन्होंने ऐसा-वैसा कुछ कहा था तो फिर इनकी खैर नहीं थी। अरे नहीं, ऐसा-वैसा कुछ नहीं कहा, बस इधर-उधर जाते हैं तो मुँह पर दुपट्टा रखकर हँसने लगती हैं। मैं जब सुबह रूम से निकलती हूँ तब ये अजीब तरह से हँसती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बेहद कम आवाज़ में बोल रही थी, शायद कोशिश शाबिर को ना सुनाने की थी। लेकिन इसके सुनने की हिस्स बहुत अच्छी थी। दुपट्टा रखकर हँसती हैं, तो तुम्हें क्या ये चीज़ पसंद नहीं कि मैं कल से कह दूँगी दुपट्टा रखे बगैर हँसे? रूहा को जितनी बात रूहा को जितनी बात समझ में आई थी, इसने इसके मुताबिक ही जवाब दिया था। जबकि शाबिर के सामने वो रूहा को हरगिज़ नहीं बता सकती थी कि वो शाबिर के यूँ सरेआम रोमांस करने की वजह से हँसती हैं। इसके रोमांस के जरासीम जो वक़्त बेवक़्त जागते हैं, इसकी वजह से हँसती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी। नहीं तुम कुछ मत बोलो इन्हें, वो फ़ौरन से बोली थी। जबकि रूहा मज़ीद इससे बातें करने लगी तो आसिर की आवाज़ मज़ीद कम हो गई थी। शाबिर को जलन से होने लगी, वो यूँ सरगोशियों में इससे बात करने के बजाय रूहा से बात कर रही थी। वो इसकी सरगोशियाँ सुनना चाहता था, लेकिन इसके पास आते ही इसकी सरगोशियाँ निकलती ही नहीं थी, बल्कि इसकी सांसें भी मुश्किल से आना शुरू हो जाती थी। अपनी कुर्बत में अगर इसने इस लड़की के मुँह से कुछ सुना था तो वो था शाह साईं। बस इस नाम के अलावा इसके पास
रुको रुको कुछ कहती ही नहीं थी और अब कितने सारे अल्फाज वो रूहा के कान में ज़ाया कर रही थी। होगी तुम लोगों की बातें खत्म तो आराम से बैठकर खाना खाओ। आज के बाद खाना खाने के दौरान मैं तुम लोगों को इस तरह से सरगोशियां करते बिना देखूं। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने सख्ती से इन दोनों को टोक दिया था और वो जो एक दूसरे के लिए बेहद करीब बैठी हुई थी अचानक एक दूसरे से दूर हो गई थी। जबकि शकीला किचन से गरम गरम रोटी लाकर इसके सामने रखने लगी थी। तुम और रिजवाना मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो, आज के बाद अगर मेरी बीवी को देख तुम लोगों की फजूल से हंसी तुम लोग तुम और रिज़वाना मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो, आज के बाद अगर मेरी बीवी को देखकर तुम लोगों की फजूल से हंसी निकली या मुंह पर दुपट्टा डालकर तुम लोगों ने मेरी बीवी का मजाक बनाने की जरूरत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी चालाकियां खुद तक महदूद रखो। अगर मेरी बीवी तुम लोगों की कोई भी बात बुरी लगी तो मैं लिहाज नहीं करूंगा किसी का भी। मैंने तुम लोगों को यहाँ रखा है मेरी बीवी का ख्याल रखने के लिए। इसको ज़ोमेनी अंदाज में देखने या फिर इसका मजाक उड़ाने की जरूरत मत करना। तुम लोग अच्छी हंसी उम्र वाली हो, शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, इसे एक शादीशुदा जिंदगी में जस्ट होने में वक्त लगेगा। इतना तो तुम लोगों को भी समझ में आता ही होगा। मेरी बीवी कमरे से निकलने से मेरी बीवी कमरे में निकलने से बाद तुम लोगों की वजह से इस घर में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती और अगर आइंदा ऐसा हुआ तो इससे कंफर्टेबल माहौल देने के लिए मुझे तुम लोगों को इस घर से रुखसत करना होगा। आई मेरी बात समझ में? वो ऐसे सख्ती से घुटते हुए अपनी कुर्सी से उठ चुका था जबकि शकीला ने फौरन हाँ में सर हिलाते हुए किचन की तरफ दौड़ लगा दी थी। असीर की तो जान इसके गुस्से से निकल रही थी जबकि रूहा कंफ्यूजी से देख रही थी। ये तुम कौन सी वाली हंसी की बात कर रही थी असीर? मुझे लगा वो ऐसे ही तुम्हें देखकर हंस रही थी लेकिन तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो ये बात मुझे बताती तो सही, मैं खुद इनकी बेन बजा देती। शुक्र है भाई समझ के, वरना तुम इन औरतों को नहीं जानती ये बात का बतंगर बना देती हैं। रूहा ने इसे देखते हुए कहा जबकि वो अच्छी खासी शर्मिंदा हुई थी। शकीला को कितना बुरा लगा होगा। आज शाहसाई ने इसकी 2 दफा बेइज्जती की और अभी तो रिजवाना की भी कर दी। अब वो सोचेंगी कि मैंने शाहसाई को इनकी शिकायत की थी। वो बहुत ज़्यादा उदासी से बोली तो रूहा सर पीट कर रह गई थी। मेरी जान, हर किसी के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। इन्हें भी तो सोचना चाहिए कि तुम्हें बुरा लग सकता है। रिलैक्स हो जाओ। इसे हरगिज़ बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि वो गलत थी। वो बहुत प्यार से समझा रही थी जब ऊपर से अचानक शाबिर की आवाज़ सुनाई दी। आसिर कमरे में आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नीचे क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? वो ऊपर दरवाजे के पास खड़ा बोला था। वह ही लम्हे कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। हाँ हाँ जाओ, अब मेरे भाई को मुझसे भी जलन होने लगी है। इससे पहले कि इसकी जलन से पूरा सर जाए तुम जाओ इन्हीं के पास। यहाँ भी सर यहाँ भी जल चढ़ के सवा हो रहे हैं। कितना दान दिया कि बात ना करो। वो इसे देखकर हंसते हुए बोली जबकि आसिर इसकी बात समझे बगैर ऊपर की जानिब डोर लगा चुकी थी। परिवेश एक दफा फिर से इसी कमरे में आ गई थी। इसने अब तक वही लहंगा पहन रखा था जिसमें वो न सिर्फ बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बल्कि ये लहंगा भी से अपने जिस्म पर कांटों की चादर महसूस होने लगा था। वो इस लिबास को बदलना चाहती थी लेकिन यहाँ इसके कपड़े हरगिज़ नहीं थे और अरताश के कपड़े इस्तेमाल करते हुए इसे अजीब भी लग रहा था। लेकिन हर कब तक वो यही लहंगा अपने बदन पर सजाए रखती। इसने कुछ सोचते हुए अलमारी की तरफ कदम बढ़ाई जब सामने निगाह लटके हसीन से हसीन सूट पर पड़ी थी और ये सब कुछ देखकर हैरान ही तो रह गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर कोई लेडीज़ का सामान होगा। क्या ये सारे कपड़े इसके लिए यहाँ सजाए गए थे? इसने हैरत में बेयकीनी से कपड़ों को देखा था। वो सारे कपड़े इसी के साइज़ के थे तो यकीनन वो इसी के लिए ही कपड़े लेकर आया था। इसके दिल ने गवाही दी थी। इसने एक ड्रेस निकालना चाहा था लेकिन वो हैवी होने की वजह से इसने वापस रख दिया। इसके बाद इसने सारे कपड़े देख लिए थे। एक से बढ़कर एक हैवी जोड़ा था हाँ वहां पर था। इसने खुद भी अच्छा खासा भारी लिबास पहन रखा था। एक भारी लिबास उतारकर दूसरे पहनने का मतलब नहीं बनता था। इसने अलमारी बंद करने के बारे में सोचा। जब नजर ताज के कपड़ों की तरफ गई इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अगले ही लम्हे इसने ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउजर निकाल लिया था। जिस तरह के कपड़े अलमारी में सजाए गए थे इस तरह के कपड़े पहनकर वह मजीद थकावट का ही शिकार होती। इसीलिए इसने ताज के कपड़े निकाली। जब बेहसाता नजर पीछे की तरफ फोल्ड हुए स्कार्फ पर पई थी। ये स्कार्फ तो परिविश का अपना था। हाँ उसे पहचानती थी। जब अरताश ने पहली दफे से मिलने के लिए आया था और जब इसने के हाथ पर चाकू मारा था तो इसने यही स्कार्फ से बेतन किया हुआ था। इसके ऊपर इसने चादर दे रखी थी लेकिन वो यहाँ पर कैसे आया? वह हैरत से हाथ में लिए देखने लगी। जब अचानक ख्याल इस रात अरताश ने अपना खून रोकने के लिए अपना रुमाल निकालकर हाथ में बांधा था लेकिन रुमाल से खून न रुकने की वजह से इसने इसका स्कार्फ उतारकर अपने हाथ पर बांध लिया था। वो स्कार्फ अब भी अरताश के पास मौजूद था। इसने हैरत से स्कार्फ को निकालते हुए खुद पर लपेटा था। वो उसकी चीज़ें अब तक संभाले हुए थे। मुस्कुराकर स्कार्फ से अपना सा लिपटे हुए बेड पर आकर बैठ गई थी। काफ़ी देर यूं ही बैठने के बाद अब इसे समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। अब बैठे बैठे इसे नींद नहीं आ रही थी और अच्छी भी घर पर नहीं थी, वरना वही इसके पास आकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती तो वह अच्छा महसूस करती। कमरे में टीवी वगैरह भी नहीं था। शायद अरताश टीवी वगैरह देखने का शौकीन नहीं था। इसने आगे पीछे देखते हुए पूरे कमरे का मायना किया था। एक सोफा सेट कमरे में था जबकि एक सोफा बालकनी में नीचे साइड पर रखा गया था और पूरी बालकनी को सफ़ेद कंटेनर से कवर किया गया था। वो अपनी जगह से उठती हुई बालकनी की तरफ आई तो ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया था। इसने वहीं रखे सोफे पर बैठते हुए सामने मौजूद रोशनी से परे पूरे शहर का नज़ारा किया था। ये बालकनी काफ़ी दिलकश थी। सामने से लगे ग्लास डोर को पूरी तरह से खोल कर रखा गया था। यकीनन मौसम शायद ख़राब होने की सूरत में यह दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। ज़मीन पर ग्रास कारपेट बिछाया हुआ था जो बिल्कुल घास की तरह ही महसूस हो रहा था जबकि बालकनी के दोनों कोनों पर बड़े बड़े गमले रखे गए थे। इसने करीब होकर देखा वो नकली थे लेकिन बिल्कुल असली की तरह लग रहे थे। कमरा काफ़ी बड़ा और शानदार था।
हर चीज़ काफ़ी नफ़ासत और सफाई से रखी गई थी। पिछली दफ़ा इसे कमरा देखने का ख़्याल ही नहीं आता, न जाने कितनी ही देर वहाँ बैठी रही और उसे यहाँ काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा था, जैसे ये जगह बनाई ही माइंड फ्रेशिंग के लिए गई हो। जब इसे एहसास हुआ कोई दरवाज़े पर बेहद नरमी से दस्तक दे रहा है, लेकिन दरवाज़ा तो खुला था, तो कोई दस्तक क्यों दे रहा था? इसने कमरे में कदम रखते हुए दरवाज़े की तरफ देखा, कौन है अंदर आ जाए? दरवाज़ा खुला हुआ, इसने यही सोचा था कि कोई मुलाज़िमा या फिर आशी होगी, कोई मर्द इस तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि एहताश इसके पर्दे का काफ़ी ख़्याल रखता है, जो तमाम मुलाज़िमों को इस तरफ आने से मना कर चुका है। यकीनन वो इस कमरे में किसी मर्द को नहीं भेजेगा, इसलिए ऐसी हालत में किसी औरत के सामने आने में इसे कोई झिझक न महसूस ना हुई थी। लेकिन अपने सामने दरवाज़ा खुलते ही एहताश को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई थी। वो अपने कमरे में आने के लिए दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था। "सॉरी, मुझे इस तरह से आना पड़ा। वो दरअसल मैं इस लिबास में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपने कमरे ले सकता हूँ?" वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तब पूरे कमरे में नज़र दौड़ाते इसे तलाश करते हुए बोला। जब निकाह बालकनी की तरफ गई, वो एक लम्हे के लिए इसे देखकर हैरान हुआ था, फिर हल्का-सा मुस्कुरा दिया। उस लिबास में कोई छोटी-सी गुड़िया ही लग रही थी। "हाँ, ज़रूर, इसमें पूछने वाली कौन-सी बात है? आपका कमरा है, आप जो चाहे ले सकते हैं। सॉरी, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर कपड़े पहने।" "इट्स ओके प्रिंसेस, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई तुम्हें अपने कपड़ों में देखकर। मेडिसिन ली तुमने?" वो अलमारी की तरफ आता अपने कपड़े निकालते हुए पूछने लगा था। "नहीं, बस लेने वाली थी।" वो बेड के करीब आते हुए कहने लगा, "गलत बात परी, मुझे बेहतियाती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेडिसिन तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। बैठो, मैं देता हूँ।" अपने कपड़े निकाल कर वहीं बेड पर रखता हुआ वहीं बैठकर वो उसके लिए मेडिसिन निकालने लगा था, जबकि वो बिना एतराज़ किए इसके हाथ से मेडिसिन लेती पानी का ग्लास थाम चुकी थी। "मैं तुम्हें खुद ही मेडिसिन दिया करूँगा। मुझे हरगिज़ नहीं लगा था कि तुम अपनी सेहत को लेकर बेहतियाती करोगी। मैंने तुम्हें वक़्त दिया है, जब तक मैं खुद को तुम्हारी नस्ल में बेगुनाह साबित नहीं करूँगा, मैं तुमसे फ़ासले पर रहूँगा। लेकिन मैंने तुम्हें बेलापरवाही करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी थी। तुम खुद के पास मेरी अमानत हो और अगर तुमने अपनी तबीयत ख़राब की तो मैं बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। जब तक मैं सारे मामलात को क्लियर न कर दूँ, तब तक अपना ख़्याल रखो। इसके बाद मैं खुद तुम्हारा ख़्याल रखूँगा।" कमरा पसंद आया तुम्हें? मेडिसिन खिलाने के बाद सवाल करने लगा था। "जी, जी, बहुत खूबसूरत है, लेकिन टीवी वग़ैरह नहीं है यहाँ पर। मुझे नींद नहीं आ रही।" वो कुछ हिचकिचाते हुए पूछने लगी थी। "नहीं, मैं कमरे में इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं रखता। मैं आराम के वक़्त अपना मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता। हमारे पापा को पसंद नहीं था हर कमरे में टीवी वग़ैरह, इसलिए इस तरह सब लोग बँट जाते हैं। एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारने का टाइम नहीं होता। बाहर नीचे लॉन्च में टीवी है, हम दोनों भाई वहाँ बैठकर कभी कुछ एन्जॉय कर लेते हैं। कमरे में मुझे आराम करना पसंद है। अगर आराम नहीं करना तो मैं अपनी बीवी के साथ बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, इसे बोरियत से बचा सकता हूँ। वैसे भी काफ़ी अच्छी बातें बनाता हूँ। अगर कोई साथ देने वाला हो तो रात को चाय भी पीता हूँ, वो जैसे से ऑफ़र कर रहा था। "वहाँ बाहर बैठकर पिएँगे।" इसने बिल्कुल उनकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। "जहाँ तुम चाहोगी वहाँ बैठकर पी लेंगे। मैं बना कर लाता हूँ।" वो मुस्कुरा के कहता अपनी जगह छोड़ने लगा था, जबकि वो वहीं बैठे इसका इंतज़ार करने लगी जब वो दरवाज़े से मुड़ा। "अलमारी में मेरी शॉल है, अगर कोई कमरे में बैठकर बोर नहीं होना चाहता तो मेरे साथ नीचे आ सकता है।" वो जाते-जाते कह कर गया तो परिवेश ने बेसाख्ता अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को बिना छुपाए तेज़ी से अलमारी के पास आते हुए वहाँ से शाल निकाली थी। वो इतनी खुश क्यों हो रही थी, वो खुद भी नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन एक अजीब-सा सुकून था, जिसे खुद में उतरता महसूस हो रहा था। "मुझे अपने साथ ऊपर लेकर जाना चाहिए था। मेरे सामने तो बात करते हुए भी जान जाती है इसकी।" वो रूहा के कान में कैसे सरगोशियाँ कर रही थी। क्या चला जाता अगर इतनी बातें मेरे साथ कर लेती तो? लेकिन मेरे साथ बात क्यों करेगी वो? आखिर क्या लगता हूँ मैं इसका? एक अदद शोहर ही तो हूँ और शोहर होना कौन-सी बड़ी बात है? और फिर मैं तो ज़बरदस्ती का शोहर हूँ, सर पर पड़ा ज़बरदस्ती का शोर, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो रूहा अहमियत रखती है, जिसके कान में वो सरगोशियाँ कर रही थी, मैं अहमियत नहीं रखता। कैसे मुझे चिल्ला-चिल्ला कर इसके कान में बातें कर रही थी। वो इसे आवाज़ देने के बाद कमरे में टहलने लगा। इस वक़्त इसकी कैफ़ियत बहुत अजीब हो रही थी। इसे जलन हो रही थी और अपनी जलन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी और को अहमियत दे रही थी। हाँ, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी अहमियत हासिल कर सकता है। अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालते इसने सिगरेट जलाकर एक गहरा कश लिया था, जबकि वो कमरे में दाखिल हुई थी। "यहाँ आओ मेरे पास।" वो बेड की तरफ जाने लगी जब कमरे के बीचों-बीच खड़ी शावीने इसे अपने पास बुलाया था। इसका लहज़ा सख्त था और उसके इसी सख्त लहज़े ने से तो वो घबराती थी। इसकी निगाहों का साधापन देखते हुए वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती इसके बिल्कुल पास आकर रुकी थी, जबकि शावीर ने इसके पास आने पर अपनी बाहें फैलाई थी। "मैं चाहता हूँ तुम खुद मेरी बाहों में आओ, अपना सर मेरे सीने पर रखो।" वो अपनी बाहें इसके सामने फैलाई अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा था, जबकि वो हैरत से इसकी खुली हुई बाहों को देख रही थी। "मैंने कुछ कहा है?" अब की दफ़ा इसके लहज़े की सख्ती बढ़ी तो वो अगले ही लम्हे इसके साथ चिपक गई थी, जबकि शावीर ने इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए इसे खुद में बेच लिया था। "आज जो तुमने नीचे किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें सरगोशियाँ करनी है तो मेरे कानों में करो, अगर बातें करनी है तो मेरे कानों में करो। आज के बाद मैं तुम्हें रूहा के इतने करीब ना देखूँ, दूर रहो। इससे मुझे अच्छी नहीं लगी तुम्हारी इसके साथ ये नज़दीकियाँ।" वो अपनी बाहों का घेराव मज़बूत करते हुए इसे खुद भी बेचे जा रहा था। "आप डाँट रहे हैं मुझे।" वो बड़ी मुश्किल से इसके सीने में छुपी कुछ बोल पाई थी। "अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो डाँटूँगा भी।" इसे खुद से लगाते हुए उसके माथे पर अपने लब रखकर बोला, "मैं नहीं बोलूँगी रूहा से। आप डाँटेंगे नहीं, मुझे डर लगता है।" वो इसमें छुपे हुए बोली थी, "मुझसे क्यों डर लगता है मेरा चाँद को? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ।" वो बेहद गुस्से से इसका चेहरा अपनी नज़रों के इशारे में लेते हुए सवाल करने लगा था, "डाँटते भी तो हैं?" वो इसके पास
इसके पास डर की बड़ी वजह थी। तो तुम ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से मुझे तुम्हें डांटना पड़े। फिर मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वो प्यार से इसके चेहरे के एक नक्श को देखते हुए बोला था। ठीक है। वो मासूमियत से इसका चेहरा देखते हुए बोली तो शाहवीर ने मुस्कुरा के इसके लबों पर अपने लब रख दिए थे, जबकि इसकी शिद्दत पर घबराते हुए इसने इसकी कमीज को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। लेकिन शाहवीर ने इसके होंठों को आज़ादी न बख्शी थी, बल्कि नरमी से इसके नाजुक से वजूद को उठाता ले आया था। कमरे की लाइट के साथ साथ असीर की आंखें भी सख्ती से बंद हो गई थी। वो जानती थी अब ये जिन सारी रात इसके नाजुक जान को हल्कान करने वाला था। वो किचन में खड़ी किचन को हर तरफ से देख रही थी, जबकि वो तेज तेज अपने लिए कॉफ़ी बनाने में मसरूफ था। कॉफ़ी को फेंटते हुए उसने अच्छी खासी जाग बना ली थी। जब परिवेश ने कॉफ़ी की तरफ ध्यान दिया, इसे कॉफ़ी बनानी हरगिज़ नहीं आती थी। वो पहली दफ़ा किसी को कॉफ़ी बनाते हुए देख रही थी, और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इसने ज़िंदगी में कभी कॉफ़ी पी ही नहीं थी। पता नहीं इसका जायका कैसा होगा। बस इसने हाँ कर दी थी। अरताश ने कहा था कि वह अच्छी कॉफ़ी बना लेता है, तो यकीनन अच्छी ही बनाता होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मशीन से भी बना सकती हो, यहाँ पीछे से मशीन है, लेकिन मुझे हाथ से जाग बनाना पसंद है। ऊपर फ्रिज से आइस क्यूब निकालो। वो एक नज़र से देखते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था, और जितनी मेहनत वो जाग बनाने में कर रहा था, यकीनन काफ़ी बनाना आसान नहीं था। लेकिन ये काम मशीन में भी तो हो सकता था। ये सोचकर इसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। इसने कौन सा कभी खुद पीनी थी या बनानी थी। इसने फ्रिज से बर्फ के छोटे छोटे क्यूब्स वाले ट्रे निकाल कर इसके सामने रखे थे। जिससे क्यूब्स निकालता वो कॉफ़ी के ग्लास में डालने लगा। ये ठंडी करके पीते हैं। वो हैरत से देखने लगी थी। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी तो ठंडी ही पीते हैं। लगता है तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी पसंद नहीं। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बना देता हूँ। वो मग रखते हुए कहने लगा तो परिवेश ने फौरन नफ़ी में सर हिलाते इसके हाथ से मग ले लिया था। नहीं, मैं यही पी लूँगी। वो मुस्कुराकर कहती, मग अपने होठों से लगा के थी। अरे ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की है। वो उसे देखते हुए बोलते और अरताश मुस्कुराया था, जबकि इसे अपने साथ आने का इशारा करता वो बेडरूम की तरफ जाने लगा। वो भी इसके पीछे पीछे ही कदम उठा रही थी। मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। अब तक तो तुम्हें यकीन आ ही गया होगा। वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधा बालकनी की तरफ आया था। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। वो शॉल से ठीक से खुद को कवर करते हुए बोली थी। ऐसा कह सकते हैं मैंने ये खुद डिज़ाइन करवाई है। ये ग्लास दिन के वक्त ये ग्लास वॉल बंद कर दी जाए तो बाहर से कुछ भी इस तरफ नज़र नहीं आता। मुझे पसंद है सुबह यहाँ बैठकर कॉफ़ी पीना। मैं अक्सर रात को कितनी देर यहाँ बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को देखता हूँ। मैं तन्हाई पसंद इंसान हूँ, और मुझे हर किस अंदाज़ा नहीं था कि मेरी हमसफ़र को मेरी चॉइस अच्छी लगेगी। वो काफ़ी का सिप लेते हुए बोला, जबकि परिवेश भी से थोड़े फासले पर रखे हुए सोफे पर बैठ गई थी। इसने नोट किया था कि अरताश ना सिर्फ इसे फासला कायम किए हुए था, बल्कि इसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। वो बस इसे किसी भी तरह अनकंफर्टेबल माहौल नहीं देना चाहता था। और काफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ही वो उठ गया था। मेरे ख्याल में बहुत वक्त हो गया, तो मैं भी अब सो जाना चाहिए। मैं साथ वाले कमरे में हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ आ सकती हो। बिल्कुल तुम्हारे कमरे के साथ अगला कमरा। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। वो कहकर फ़ौरन ही कमरे से निकल गया था, जबकि इसने परिवेश की तरफ से गुड नाइट का इंतजार भी ना किया था। उसके जाने के बाद वो वहीं बालकनी में नहीं बैठी थी। इसे अचानक ही वहाँ भी खालीपन सा महसूस होने लगा था। इसे अरताश का यूँ जाना अच्छा नहीं लगा था। राज, हम कब तक ये गाड़ी में बैठे रहेंगे? राज, वक्त तो देखें, रात का 1 बज रहा है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या फ़ायदा इतनी लंबी ड्राइव का, जब हम वॉक पर ही नहीं जा सकते। वो इसे देखते हुए कहने लगी तो राज ने एक नज़र से देखा था। जानम, मुझे तुम्हारे साथ वॉक पर चलने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा मौसम तो देखो, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बेकार में बीमार नहीं होना मैंने, और ना ही तुम्हें होने देना है। इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझसे नहीं रहा जाता वहाँ तुम्हारे बगैर। इतनी लंबी लंबी रातें मैं वहाँ तुम्हारे बगैर कैसे गुजारता हूँ? सारा दिन तुम्हारी याद में इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। क्या फ़ायदा है शादी का? हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेरे काम की, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि इस दफ़ा मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तुम चाहो या ना चाहो, ज़बरदस्ती तुम्हें उठा कर लेकर जाऊँगा। वो गाड़ी घर की रोड पर डालते हुए कहने लगा तो आशी बिना कोई जवाब दिए हल्का सा मुस्कुरा दी थी। मुस्कुरा क्यों रही हो? जवाब दो, इनकार करो, फिर देखता हूँ तुम्हें कैसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। इसका अंदाज बता रहा था कि वो इसके साथ चलने के लिए रजामंद है। हाँ तो ठीक है, उठाकर लेकर जाइएगा अपने साथ, मैंने कहाँ मना किया है। वो बेहद कम आवाज़ में बोली थी, जबकि अखराज भी यकीनी से देखने लगा। वो सचमुच में अपनी रज़ामंदी दे रही थी। इसके साथ चलने के लिए, मतलब इसके साथ खालियाँ जाने को तैयार थी। लेकिन तुमने पहले इनकार कर दिया। तुम तो कह रही थी कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहती। हाँ, तब की बात और थी ना, आपकी बात और है। वो ज़रा कन्फ्यूज़ होकर बोली। हाँ तो मेरी जान, मुझे बताओ ना, तब की और आपकी बात में क्या फ़र्क है? पहले तुम इनकार कर रही थी, अब तुम कह रही हो कि तुम चलने को तैयार हो। हाँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मैं आपके बगैर रह सकती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बेहद कम आवाज़ में इतराफ़ कर रही थी कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। अखराज ने बेसख्ता गाड़ी रोकी थी। ओहो मेरी जान, मेरे बगैर नहीं रह सकती। इतनी रोमांटिक बात इतनी दूर होकर क्यों सुना रही हो जानम? ये बात तो बाहों में आकर बताने वाली है। वो एक झटके में से बाजू से खींचकर अपनी बाहों में पड़ते हुए उसके लबों पर अपने लब रख गया था। उफ़ राज़, आप कितने बेशर्म हैं, आपको बस बहाना चाहिए होता है। वो अच्छी हँसी शर्मा गई थी। नहीं जानम, मुझे बहाना नहीं चाहिए होता। मैं बगैर बहाने बनाए भी अच्छा खासा बेशर्म हूँ, और तुम्हें ठीक कह रही हो। हमें इस तरह खुल्लम-खुल्ला रोमांस नहीं करना चाहिए। मुझे अपने बेडरूम चाहिए। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए बोला तो इसके अंदाज़ पर वो खिलखिलाकर हँसी थी। यार, समझ नहीं आता लोग इतने बेकदरे क्यों होते हैं। इतना हैंडसम शोर होने के बावजूद छत को इस तरह से देखते हैं जैसे इससे खूबसूरत चीज़ दुनिया में है ही नहीं। वो कुर्सी पर बैठा इसी को सुना रहा था, जो हर चीज़ पर ध्यान दे रही थी सिवाय इसके ज़हन में इस वक़्त बहुत कुछ चल रहा था, जबकि वालिद चाहता था कि वो अपने ज़हन से हर तरह की सोच निकाल कर अपने इन लम्हात को एन्जॉय करे, जबकि वो इसके साथ था। मैं आपकी ना तेरी करने के बारे में सोच रही थी।
मैं आपकी नाकदरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती सेठ, लेकिन जो आपने किया है वो भी सही नहीं है। ये आप जानते हैं, आपने एक मासूम लड़की से इसकी होप छीन ली है। वो ना जाने इस वक़्त किस हालत में हो कि आपके भाइयों ने अब तक आपके घर में बता दिया होगा कि निकाह के बारे में। अगर इसने खुद को कुछ कर लिया अपने बच्चे को या आपके बच्चे को कुछ कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। ना जाने इस वक़्त इसकी क्या हालत हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपकी बीवी है, आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। आपको कम से कम इसके नाज़ुक एहसासात की परवाह करनी चाहिए थी। हाँ, तो मेरे जज़्बात की परवाह ना करो, मैं दूसरों के नाज़ुक एहसासात की परवाह करूँ। और वो कितनी जज़्बाती है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसे इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी मर्ज़ी के बगैर दूसरी सांस भी ले। और तुम्हें लगता है कि वो मेरे बच्चे का कुछ कर सकती है? बस वो सोचने से पहले 10 दफ़ा काँपेगी। क्या मतलब आप इसे डरा कर रखते हैं ऐसी हालत में? वो परेशानी से पूछने लगी थी। फ़िज़ूल बातें मत करो। इस औरत के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं बात करने के लिए। मैंने अपना घर लिया है, मेरा मतलब है हमारा घर लिया है, तुम्हारा और मेरा घर। यहाँ इसी शहर में तुम एक दफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर हम इस घर में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक पुरानी ज़िंदगी भी है, आपकी बीवी, आपका बच्चा। हाँ, तो इसी हकीकत से मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ इन मामलात में। तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, सब कुछ देख लूँगा। मैं घर की थोड़ी सेटिंग करवानी है, पेंट कौन-सा कलर का करवाऊँ, बेडरूम का आप बता दो, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। उन्होंने क्या करना है वो यकीनन सिर्फ़ मौज़ू बदलना चाहता था। मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ इन मामलों से मुझे मत तुम्हें तो बस एक ड्रामेबाज़ फ़िज़ूल औरत के लिए परेशान होना आता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं पता। ख़ासकर मेरी खुशी मेरी किसी खुशी में तुम खुश हो ही नहीं सकती। न कर लूँगा सब कुछ मैं, खुद ही ज़रूरत नहीं है तुम्हारे किसी मशवरे की। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जितना भी परेशान होना है, इस सूरत के लिए जितना रोना-धोना है, इसे अस्पताल के कमरे में कर लेना, क्योंकि मेरे साथ इस घर में जाने के बाद मैं तुम्हें वक़्त नहीं दूँगा किसी और के लिए रोने का। वहाँ तुम्हारे आँसू पर भी पहला पहरे लगा दूँगा मैं, वहाँ तुम्हारी सांसों पर मेरी मर्ज़ी चलेगी। वो बेहद नरमी से अपने हाथ की उँगली को इसके माथे से खींचते हुए लबों तक लाया था और फिर बड़ी बेबाकी से इसके लबों पर अंगूठा फेरता उठकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इसकी हरकत पर एक लम्हे के लिए ज़िन्नत की सांस रुकी थी।